अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोर से जारी होगी। सो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को एक्साइटमेंट भी होगी और काफ़ी ज़्यादा आप लोग डिप्रेशन में भी होंगे। जिनकी तैयारी नहीं है तो वो डिप्रेशन में होंगे, भाई हमारे साथ क्या होगा, हम फेल होंगे या पास होंगे। सो उसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए आज मैं एक वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ फॉर क्लास 11 मैथमेटिक्स। इससे पहले जो है मैंने जो है वो क्लास 10 मैथमेटिक्स पे वन शॉट वीडियो करी थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गैस पेपर बनाया था, पूरा 100% मैच किया है। जिस जिस बच्चे ने क्लास 10 के मेरे स्टूडेंट ने, प्यारे शागिर्द ने वो वीडियो देखी थी, तो उसके जो है वो लिटरली मैं बता रहा हूँ कि फुल मार्क्स वो ईज़िली गेन कर सकता है अगर उसने मेरी स्ट्रेटजी पर अप्लाई किया होगा। सो इस दफ़ा मैं लेके आया हूँ गैस पेपर फॉर क्लास 11 और इंशाल्लाह अगर आप ये गैस पेपर मेरा पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपके जो है वो सेक्शन बी में आराम से जो है वो 80 to 90% मार्क्स ईज़िली आप गेन कर सकते हैं। सो क्योंकि ये मैं जो गैस पेपर्स बनाता हूँ ये कॉलेजेस के जो है प्रीलिम्स पेपर और पास पेपर्स और जो है वो डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के जो मैं फ़िल्टर करके क्वेश्चंस निकाल रहा होता हूँ जो हर जगह से मुझे दिख रहे होते हैं। सो काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सो अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आए, प्रोडक्टिव लगे, तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, आओ जल्दी से शुरू करें। सो वन शॉट वीडियो है भाई, इसको आपने वन गो में देखना है, ठीक है। बीच में गैप अगर आप लेंगे तो फिर आपको जो है वो पीछे का भूल जाएंगे। तो इसलिए जो है मैं साथ साथ इसमें होमवर्क भी दूंगा और साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं भाई, सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। ठीक है, दो इक्वेशंस मैंने उठाई हैं, एक मैंने आपको जो है वो होमवर्क दे दिया है और दूसरा जो है मैंने आपको जो है वो मैं अभी सॉल्व करवाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्या बोल रहा है भाई, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस जो होती हैं, कॉम्प्लेक्स ये पहले चैप्टर का सवाल है, आयोटा वाले चैप्टर का। तो इसके अंदर जो है वो मैं ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपने वाली साइड लेनी होती है जो बड़ी हो या जिसको सिंप्लीफाई करना ईजिली हो। मैंने आपको बताया प्रूफ डेट के सवाल आ जाएँ तो आपने उनको फ़ौरन से स्टार्ट कर देना है सॉल्व करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली जो कि x + 3 आयोटा के होल स्क्वायर के इक्वल थी, ठीक है, और इक्वल है ये 2y आयोटा के, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है वो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूँगा, राइट। सो जो है वो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा भाई, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि a + b के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। ये फार्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है अपने जो है वो। तो इसको जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करवा देंगे। तो लेट सपोज जो x है मेरा वो a बन जाएगा बच्चों और 3i क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। अब इसके हिसाब से हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर होता है ना पहले, तो x का स्क्वायर क्योंकि x a है। उसके बाद 2 × ab, a हमारा फिर से x है और b क्या है बच्चों, 3i है। फिर उसके बाद b का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है तो 3 आयोटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ही है। और इक्वल किसके चल रहा है, ये 2yi के। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे देखो यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है कि जो x² है, x² प्लस का इसको सॉल्व करवा दो तो 2×3x, तो 2×3 = 6 हो जाएगा। प्लस का भी ये स्क्वायर दोनों पर है तो ये 3 पे भी आएगा और i पर भी आएगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है और i का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क, राइट। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता है, अगर मैं आपको एक आपका जो है वो भयानक माजी याद दिलाऊं तो उसके अंदर आपको जो है वो 9 क्लास या 8 क्लास में खूबसूरत सी प्यारी सी टीचर मिली थी मैथ की, जिन्होंने बताया था कि भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ऐसा ही है, याद आ गया ही होगा। आई होप टीचर को याद नहीं करना, जो वैल्यू बताइए उसको याद करना है, सही है। सो और अगर कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो आइंस्टाइन की औलादें होती हैं जो बोलते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जिनको 1 याद होती है, तो मैं उन बच्चों को कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। बस ये है कि उनको जो है वो 8-9 के अंदर कोई प्यारी या खूबसूरत मैथ की टीचर नहीं मिली, इसलिए उनके कॉन्सेप्ट हिले में और फिर यही बच्चे आगे जाके KU से पढ़ रहे होंगे या इकरा से पढ़ रहे होंगे। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स टॉपिक। तो अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूँगा भाई, मैं यहाँ पे लिख दूँगा -1 क्योंकि -1 वैल्यू है ना भाई, और इक्वल टू क्या आ गया, 2yi आ गया, सही है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, तो x² प्लस का 6xi ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 9 × 1 = 9 इक्वल टू 2yi हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x² प्लस का 6x आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा प्लस का 9 आ गया, सही है।
अब मैंने एक चीज़ बताई थी भाई कि जो इमेजनरी वाली टर्म्स होती हैं उनको आपने इमेजनरी वाले से इक्वेट करवाना है, और जो रियल वाली टर्म्स होती हैं उनको आपने रियल वाली से इक्वेट करवाना है। ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव करवाऊँ, सो अगर मैं यहाँ से इसको इक्वेट करवाऊँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, और जो 6x है वो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6x इक्वल टू 2y। आई को इक्वेट करवाएंगे तो i से i क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपको पता है कि स्क्वायरिंग वन बोथ साइड कर देंगे ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का 3। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। जब भी रूट हटता है तो दो वैल्यूज़ आती हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पता होगा ये बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो तो 6x इक्वल टू 2y, राइट। तो x की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करवा देंगे, एक दफ़ा +3 पुट करवाएंगे और एक दफ़ा -3 पुट करवाएंगे। तो जब मैं +3 पुट करवा रहा हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी y की वो आ जाएगी 6×3 = 18, 18 डिवाइड बाई 2 कितना होता है बच्चों, 9 होता है। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट हमारा बन जाएगा 3,9 का। और जब मैं पुट करवाऊँगा x इक्वल टू -3 तो जो y की वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आएगी 6 × -3 इक्वल टू 2y, और यहाँ से y की वैल्यू -9 आ जाएगी। ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू कितना है बच्चों, 9 है, सही है। और अगर x इक्वल टू -3 है तो y इक्वल टू क्या होगा, -9 होगा। सो डेट्स इट फॉर द क्वेश्चन। बहुत ईजी था, लिटरली आई एम टेलिंग यू ईजीएस्ट शिट, ठीक है। ये जो है वो बोर्ड के अंदर लाजमी आता है। अब इसका जो ये वाला पार्ट है ना बच्चों, ये वाला बिल्कुल सेम इसी मेथड से होगा भाई। तो इसको आपने होमवर्क लाजमी करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने होमवर्क लाजमी करना है। सो बेसिकली यही वजह है कि मैं जो है वो आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप लोग होमवर्क भी करते रहें। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो है वो साथ साथ मैथ में प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अभी तो आप समझ जाएंगे, फिर 1-2 घंटे बाद फिर से भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करी होगी। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये भी मैंने तुम लोग को बहुत अच्छे से क्लास के अंदर करवाया था भाई। जो अटेंटिव स्टूडेंट्स थे उनको ये चीज़ याद होगी, ठीक है। तो क्या था इसके अंदर, अब यहाँ पे देखो, जब भी कोऑर्डिनेट खुलते हैं ना, लेट सपोज अगर मेरे पास ये 2,3 है और मुझे इसको a + i की फॉर्म में लिखना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये हमेशा होता है 2 + 3i, ठीक है। अगर मेरे पास एक ब्रैकेट है और 4, -9 का, तो ये पता है कैसे खुलेगा, 4 - 9i, राइट। इस तरह चीज़ें खुल रही होती हैं। अगर मेरे पास एक ब्रैकेट है -5, -3 का, तो ये खुलेगा -5 - 3i, इस तरह खुलेगा ये, ठीक है। सो ब्रैकेट जो होते हैं हमारे पास खोलने का वो यही तरीका होता है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे x, y 2,3 इक्वल टू -4/7 और मुझे बोला है भाई x और y की वैल्यूज़ निकालो। सो आई होप कि ये चीज़ आपको जो है वो समझ आती होगी इसको किस तरह हम कर सकते हैं। अब मुझे पता है या तो मैं x और y को a + i की फॉर्म में खोल के इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, या इस पूरी चीज़ को मैं उठा कर डिवाइड में फेंक दूँ, क्योंकि x, y के साथ लटक रहा है फजूल में, ठीक है। जो लटकने वाली चीज़ होती है उनको हम वैसे ही दूर कर देते हैं ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। तो मैं यहाँ से अगर मैं x, y को इक्वल करवा दूँ -4,7 डिवाइडेड बाय 2,3, अब सवाल आसान हो जाएगा क्योंकि जो लटक रहे थे उन चीज़ों को हमने भगा दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको खोल दूँगा x, अब ये ब्रैकेट सारे खोलो बच्चों, तो क्या बनेगा, x + i बनेगा, ठीक है। इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, -4 + 7i। अभी बताया किस तरह ब्रैकेट्स खोलने। दूसरा जो वैल्यू होती है वो हमेशा आई वाली वैल्यू होती है, पहली जो वैल्यू होती है वो हमेशा रियल वाली वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखो तो 2 पहला रियल है तो 2 + 3i, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई हमें डिनोमिनेटर में ना ये आयोटा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से हमने आयोटा को किसी तरह गायब करवाना है। तो उसको गायब करवाने का एक ही तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है कि मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूँ। क्लास 9 के अंदर आपने बहुत जो है वो डिटेल में पढ़ा होगा कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करवाते हैं। इस चीज़ को रैशनलाइजिंग भी बोलते हैं। जो मेरे प्यारे शागिर्द हैं उनको पता ही होगी ये बात, ठीक है, जिन्होंने मुझसे पढ़ी थी 9 मैट्रिक। सो यहाँ पे अगर मैं अब मल्टीप्लाई करवाऊँ, अब मुझे एक चीज़ बताओ, -4 + 7i इंटू 2 - 3i, ये आ गया हमारे पास। और नीचे क्या बन रहा है भाई, बचपन का एक माजी याद दिलाऊं दोबारा से, तो a² - b² किसके इक्वल था, a + b और a - b, ठीक है। अब फिर से टीचर को याद करने ही बैठ जाना, इसको ही बता रहा हूँ दोबारा से। सो यहाँ पर अगर मैं इसको खोल दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड करवा दो। जब ये a मैं इसको सपोज़ करूँ, लेट सपोज़ 2 मेरा a हो जाए और 3i मेरा b हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, a + b a - b, यानी ये फार्मूला मेरा बंद हो रहा है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बात 9 क्लास में आपने अच्छे से पढ़ी होगी ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब टीचर को याद करने दोबारा नहीं बैठ जाना। तो यहाँ से ये देखें तो 2 का स्क्वायर -3i का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे ऊपर क्या होगा, ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 2 से होगा तो ये क्या हो गया माइनस का 4 2 ज़ा 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फिर 4 3 आई से होगा तो 4 3 ज़ा 12 आई हो गया, ऐसा ही है। फिर 7 आई जब 2 से होगा तो ये क्या हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 आई, ठीक है, और जब 7 आई 3 से होगा तो प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 और आई ज़ा आई स्क्वायर, ऐसा ही है। अब डिवाइड मैं इसको करवा दूँ अगर तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और आई का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को लेगा तो दोनों पे जाएगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ से मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दूँगा बच्चों -1, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको कि आपकी जो है वो टीचर्स ने आपको ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरे पास आयोटा स्क्वायर है मैं वहाँ वहाँ पुट करवा दूँगा -1, ठीक है। तो नीचे आ गया 4 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, सही है। अब यहाँ पर देखो तो -8 12 आई और 14 आई प्लस हो रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो 12 + 14 कितना होता है भाई 26 होता है, 26 आई आ गया। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस 21 × 1 21, राइट। अब नीचे क्या है भाई, नीचे क्या है 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 9 13 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, सही है। अब यहाँ पे देखो रियल वाला रियल के साथ प्लस करवा दो तो 8 और 21 जो है वो माइनस का 8 प्लस का 21 कितना बनेगा, माइनस प्लस माइनस 21 में से 8 निकालो तो कितने बचते हैं 13 बचते हैं। तो 13 साइन बड़े नंबर का आएगा, वो 21 के पास प्लस है, तो प्लस का 26 आई डिवाइडेड बाय 13। यहाँ तक समझ आता है। देखो अब नीचे से आयोटा गायब हो गया। हमारा मेन गोल क्या था, वी हैव टू एलिमिनेट आयोटा फ्रॉम द डिनोमिनेटर, राइट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी बच्चों की तरह, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि भाई 13 कॉमन आ सकता है, क्यों, क्योंकि 13 2 ज़ा 26 होता है और नीचे भी 13 है। ये नीचे वाले 13 को मुझे किसी तरह कटाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से 13 कॉमन लेके नीचे से कैंसिल करवा दूँगा। तो ऊपर मैंने जब 13 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बच्चों 1 + का 2i डिवाइडेड बाय 13, ऐसा ही है। अब 13 से 13 उड़ा दो तो बचा क्या 1 + 2i, और जो बराबर में इक्वल के पीछे चल रहा था वो क्या था x + आयोटा y था। तो यहाँ से मैं x + आयोटा y = 1 + 2 आयोटा, ठीक है। मैंने क्या बोला है, इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट करवाओ, रियल को रियल से करवाओ, x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x को मैं रियल से इक्वेट कराऊंगा, रियल पार्ट कौन सा है 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई, ऐसा ही है। अब मैं इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट करवाऊंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि आई जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो y = 2। सो डेट्स आवर आंसर। और अगर वो इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, जैसे ये चीज़ थी हमारे पास, इस फॉर्म में अगर लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि इमेजनरी पार्ट दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा है भाई, हमारा रियल पार्ट है 1, तो x, y इक्वल आ जाएगा 1, 2 के। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसका जो होमवर्क पार्ट है वो लाजमी आपने सॉल्व करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 2। तो आयोटा के अंदर यही जो है वो 2-3 सवाल थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। और आई होप ये समझ आ गए होंगे आप लोगों को। सो बेसिकली इसकी जो है वो शॉर्ट समरी दे देता हूँ जल्दी से कि क्या हमने फाइंड किया। हमेशा जो आवर गोल इज़ टू फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। और एक्स की वैल्यू रियल पार्ट होगी, वाई की वैल्यू इमेजनरी पार्ट होगी, ठीक है। अगर वो मुझे यहाँ पे बोल देता कि भाई इसमें से आइडेंटिफाई करो रियल पार्ट कौन सा है इमेजनरी, तो 1 जो हो जाता वो रियल पार्ट हो जाता और 2 जो हो जाता वो इमेजनरी पार्ट हो जाता है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, रियल पार्ट RP और इमेजनरी पार्ट IP। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। अब ये मैट्रिसेस से उठाया गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बच्चे बोलेंगे ये ओमेगा कहाँ से आ गई, ये खौफनाक चीज़ें क्या हैं, तो भाई टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपका भाई है वो सब बताएगा आपको। बस आपने 2 फार्मूले यहाँ पे याद रखने हैं। 2 फार्मूले कौन से याद रखने वो मैं बता देता हूँ। एक फार्मूला तुमने ये याद रखना है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर अगर तुम करोगे ना बच्चे तो वो 0 के इक्वल आएगा। अच्छा, दूसरा क्या आपने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसी तरह ओमेगा क्यूब की वैल्यू +1 होती है, ठीक है। ये जो है वो आपको जो है वो खूबसूरत टीचर भी नहीं बताए होंगे फॉर्मूले, वो उनको खुद नहीं पता होंगे, ठीक है। सो अब हमारा गोल क्या है, देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करवाओ और फिर जब जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ और आंसर तुम्हारा 0 के इक्वल आना चाहिए, मतलब प्रूफ का सवाल है, राइट। तो मैंने जो है वो आप लोग को मैट्रिक्स के चैप्टर में चीख के बताया था भाई कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होती है उसका एक रूल होता है कि मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होगा तभी वो कर पाएंगे, ठीक है, तभी वो प्लस या माइनस हो पाएंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो वो ना प्लस हो सकते हैं ना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर मुझे जल्दी से बताओ क्या होगा, इस मैट्रिक्स का 3/3 होगा, ठीक है, और इसका मैट्रिक्स का क्या होगा, इसका भी 3/3 होगा। तो इसका मतलब दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं, सो एडिशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। और एडिशन होती किस तरह है वो भी मैंने बताया था, किस तरह होती है भाई, ये देखो 1 + ओमेगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, ठीक है,
इसी तरह ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से, तो ओमेगा प्लस ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर ये वाला एलिमेंट इससे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर ये वाला ओमेगा स्क्वायर इससे 1 से हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। फिर ये वाला 1 इस ओमेगा से हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा हो गया। सबसे आखिरी वाला देखते हैं। अब ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा। सही है, इसी तरह हो रहा है ना भाई। और इसके साथ ये तो एज इट इज़ ब्रैकेट चलेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो सवाल में गिवन था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एडिशन तो करवा ली भाई, अब मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करवाना है बच्चों, मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर प्लस था तो प्लस हो रहे थे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैंने चीख के 2-3 एक रूल बताया था। क्या रूल था कि भाई पहले मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो इक्वल होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रॉ से, जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, वरना हम नॉट पॉसिबल लिख के सवाल वहीं छोड़ देंगे। लेकिन बोर्ड वाले इतने शरीफ तो है नहीं कि वो आपको नॉट पॉसिबल वाला सवाल दे दें कि वो 1 मिनट में हो जाए। सो अब मुझे इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये मैट्रिक्स जो है मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स ही है, और ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका मैंने आप लोग को निकालना बताया है भाई, रॉस मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो रॉस देखो कितनी है, 1 2 3 रॉस है, और कॉलम एक ही है, एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब 3/1 का मैट्रिक्स है ये। अब मुझे बताओ, पहले मैट्रिक्स की रॉ कॉलम जो है वो 3 है, और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ भी 3 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। सो आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा। सो जल्दी से इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई थी किस तरह होती है। मल्टीप्लिकेशन होती है, ये वाले एलिमेंट इस तरह ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, इस तरह इसके साथ इस तरह मल्टीप्लाई होंगे, राइट। सो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो 1 प्लस ओमेगा पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1, वो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो ही चीज़ आती है। तो 1 प्लस ओमेगा 1 से हुआ, तो 1 प्लस ओमेगा आया। फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जब ओमेगा से होगा, तो अब देखो ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और जब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से होगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि 3 ओमेगा आ गए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में यही तो होता है ना, पावर जेड हो जाती है। अब ये वाली चीज़ जब मल्टीप्लाई होगी ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो ओमेगा 4 आ गया। प्लस का जब 1 ओमेगा से उस स्क्वायर से होगा, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट में देखो, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 से होगा, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा, अभी इस रॉ की बारी आएगी पूरे कॉलम से, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 से होगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इनके दरमियान प्लस की साइंस आती हैं, ये चीज़ याद रखें। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब ये वाली टर्म जब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा से होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, क्योंकि एक स्क्वायर था और ये सिंपल था, तो इंटू 1 तो यही हो जाता है। फिर प्लस का 1 प्लस ओमेगा जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा क्यूब। इसी तरह तीसरी रॉ की बारी आई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। फिर प्लस का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। ऐसा ही है ना भाई, जब ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब सारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब तो ये और भी खौफनाक बन गया भाई, ये तो ज़ीरो के इक्वल तो बन ही नहीं रहा, हमें तो लाना ज़ीरो है, ठीक है। अब क्या करना है उस्ताद, तो बहुत मुश्किल हो रही है बॉस, लेकिन टेंशन क्यों लेते हो भाई। अभी देखो, अभी 1 मिनट में झटके में सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, ठीक है। तो मुझे ये आइडेंटिटीज़ जो पता है ना, ये 2 आइडेंटिटी, इन दोनों से ही ये सिंप्लीफाई होगा। अब मुझे ये चीज़ देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इन तीनों की जगह क्या मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये तीनों ज़ीरो का इक्वल है। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, प्लस का ओमेगा क्यूब क्या है भाई, ओमेगा क्यूब 1 है ना, तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दूँगा, बिल्कुल लिख देंगे। अच्छा, उसको मैं ओमेगा 4 को अगर मैं इस तरह खोलना चाहूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 4 ही बनेगा ना, ठीक है। मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन में पावर जेड होती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, 3 + 1 4 ही होता है, ठीक है। तो मैं ओमेगा 4 को खोल दिया मैंने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में, ठीक है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में, और प्लस का ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, सही है, यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये वाला जो ओमेगा क्यूब है इसकी जगह 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इस वाले की भी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब है,
जहाँ जहाँ क्यूब है वहाँ 1 करना है बस आपने, ये चीज़ याद रखनी। तीसरे वाले में देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस वाले की जगह 1 आ जाएगा और प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ऐसा ही है ना भाई, ठीक है। सो डैट्स हाउ द थिंग्स वर्क, राइट। अब मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि भाई मुझे ये चीज़ पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मैं इस फॉर्मेट में देखूंगा कि कोई चीज़ मेरे पास बन तो नहीं, ताकि मैं उसको डायरेक्टली 0 कर दूँ। तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ, तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, 0 तो हट जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह फिर से 1, तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब नीचे ये वाली चीज़ देखो, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो इसको जो है वो हम लिख सकते हैं 0 के इक्वल, ठीक है, कि लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये देखो ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो अब बोलेंगे सर ये तो उल्टा लिखा हुआ है सीधा है। तो भाई मेरे, अगर तुम 3 प्लस 2 करो तब भी आंसर 5 ही आएगा, या 2 प्लस 3 करो तब भी आंसर 5 ही आएगा। हाँ इन नेगेटिव, अगर 3 माइनस 2 करोगे तो वो तो 1 आएगा, लेकिन अगर 2 माइनस 3 करोगे तो वो -1 आएगा। ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है, लेकिन प्लस की फॉर्म में जो है वो हमारे पास इक्वल होते हैं। a प्लस बी करो या b प्लस a करो, तभी हम कहते हैं कि एडिशन जो होती है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो होती है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करती। अच्छा ये बात की बात है, ठीक है, तो इन पर आप फोकस नहीं करेंगे सर, पता नहीं क्या ख़तरनाक बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, बस मेरा मकसद ये था कि इसकी जगह मैं 0 लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे 0 फेंक दिया। इसकी जगह दोबारा मैं 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी तीनों एक ही तरह लिखे हुए हैं उल्टी फॉर्म में, तो ऊपर इधर भी 0 आ गया। नीचे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं अरेंज करूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैंने अरेंज कर दिया इस फॉर्म में। और यहाँ पे देखो तो मैं इसको दोबारा अरेंज कर दूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 0, ये भी 0, ठीक है, तो 0 प्लस 0, और नीचे ये भी 0, तो 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। तो इसका मतलब हमारे पास 0 0 0 और इक्वल हो गया। तो क्या मुश्किल था भाई, इस सवाल ने बच्चों की तरह सॉल्व हो गया। हैंस टू ईजीएस्ट शिट, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज़ तुम्हें पता होंगी तो तुम ओमेगा का दुनिया जहान का कोई भी सवाल उठा के दे दें बोर्ड वाले, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप पे समझ आया होगा। अच्छा ये दूसरा पार्ट है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क पे एज अ तौर पे रखा है, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर कोई बच्चा देखेगा नहीं कि भाई एक सर 2 घंटे की वीडियो कौन देखे, ठीक है। वो तो तुम लोग वेबसाइटें खाली 2 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन ये तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई होप मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 4i निकालना है, ठीक है। तो मैं इसका जल्दी से शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। भाई देखो ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब ये कि इसी मैट्रिक्स को दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए ही होगा ना, तो ए मैट्रिक्स को जब तुम दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करो, और तुम्हें जो है वो रूल पता होना चाहिए इसका, मैं जो है वो शुरू का बता देता हूँ। -2 -1 0 -1 4 8 और यहाँ पर आ जाएगा 0 3 5। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसी से, क्योंकि ए स्क्वायर है तो इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिख दो मल्टीप्लिकेशन में, 2 -1 0 -1 4 3 0 8 5, ऐसा ही है। फिर क्या करवाना है, माइनस का 5 इंटू ए, मतलब पहले ए को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ फिर माइनस करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए की पूरी वैल्यू आ जाएगी -2 -1 0 -1 4 3 0 8 5, ऐसा ही है। और तीसरी में क्या करवाना है, प्लस का 4i, मतलब प्लस का 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, अगर मैं 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताऊं तो क्या होगा, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको पता ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, ठीक है। तो अगर 3x3 है तो इसके डायगोनल 3 होंगे ना, क्योंकि 3x3 है तो डायगोनल तीनों में मैं 1 लिख दूंगा और बाकी जो बचेंगे उनमें 0 आ जाएगा। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। ये इस तरह जो है वो हम फाइंड कर लेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर है वो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह कैंसिल आउट करवा के जो भी आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। सो ये आपका होमवर्क है। देखो आधा तो मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया, बिल्कुल हलवा पका के दे दिया, अब तुम्हें खाना है बस, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये भी मैट्रिक्स से उठाए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स से ये सवाल जो है ना लाजमी आते हैं, तो इसको आपने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। सो डिटर्मिनेंट के तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और इसके इक्वल लाना है। अब मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर मैं डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट लूँगा वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किलात आएंगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट 1 प्लस ए, आपको पता है कि 3/3 का कितना बड़ा डिटर्मिनेंट होता है, तो 1 प्लस बी 1 प्लस सी इनको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैथ यही करती है भाई कि जो है वो सिंप्लीफाई चीज़ों को करवाती है ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो, ना कि हम ज़िंदगी को और अज़ाब बनाएं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करवा सकता हूँ, मैं
ऐसे सिंप्लीफाई करवा लूँ कि ये मेरे पास जो एडिशन वाली चीज़ है ना, जैसे 1 + a हो गया, 1 + b हो गया, 1 + c, ये किसी तरह रिड्यूस हो जाए। अगर ये किसी तरह रिड्यूस हो जाएंगे फिर मेरा आराम से ईजिएस्ट शिट हो जाएगा डिटर्मिनेंट निकालना। तो ये रिड्यूस किस तरह हो सकते हैं, आपने जो है वो इक्लॉन फॉर्म्स और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। तो अगर मैं इसको क्या करवाऊँ कि पहली रॉ, ये देखो ये R1 होती है, ये R2 होती है, ये R3 होती है, ठीक है। तो अगर मैं पहली रॉ में से R1 में से R2 को माइनस करवा दूं तो मेरे पास जो है वो प्लस वाली टर्म कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। क्या किस तरह हो रही है ये देखो, अभी दिखा देता हूँ। ये देखो 1 + a, ठीक है। रॉ 2 में से रॉ 2 माइनस करवाएं तो रॉ 2 1 है ना, तो 1 माइनस हो गया ऊपर, फिर 1। रॉ 2 का एलिमेंट क्या है, 1 + b। अब ये माइनस ब्रैकेट के साथ लिखना है क्योंकि अंदर की साइन 2 जब टर्म है तो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये माइनस के साथ लिखना है। फिर तीसरी टर्म क्या है, 1 और -1 हो जाएगा, ऐसा ही है ना भाई। अब जो बाकी दो हैं वो एज इट इज़ उतरती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1 + b और 1 1 1 1 + c, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करवा लूँगा तो यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बच गया, a बच गया। ये वाला 1 इससे 1 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का b बच जाएगा क्योंकि ये माइनस की साइन थी अंदर, माइनस प्लस माइनस, ये तो ज़ीरो ही हो गया डायरेक्ट, ठीक है। और मेरे पास ये चीज़ आ गई भाई, आ गई ये चीज़। अब मुझे ऊपर वाली रॉ में से तो होगा ही कैंसिल जो है वो हमारे पास ये एडिशन वाली टर्म, लेकिन रॉ बी में नहीं हुई हुई। तो रॉ बी के लिए मैं क्या करूँगा, रॉ 2 के लिए सॉरी, अब मैं या तो रॉ 3 में से रॉ 2 को माइनस करवा दूँ या रॉ 3 में से रॉ 1 को माइनस करवा दूँ, तो ये मेरे पास 1 + c जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रॉ 3 माइनस रॉ 2, R3 माइनस R2 कर दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो मेरे पास आ जाएगा a - b 0 और ये हो जाएगा 1 1 + b, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल 1 आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1 1 माइनस, फिर 1 + b को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है और 2 हैं। फिर ये 1 + c और -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ब्रैकेट में। अब क्या करना है भाई, अब देखो, अब मुझे ईज़िली समझ आ रहा है कि मैं a - b 0 सिंप्लीफाई करवा दूँगा, 1 1 + b 1 और यहाँ पे हो गया 1 - 1 0 हो गया बच्चों। ये हो गया 1 - 1 कैंसिल आउट और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का b बचेगा और 1 -1 कैंसिल तो c बच रहा है, ठीक है। नीचे वाली टर्म में से मेरे पास कैंसिल हो गया, पर रॉ 2 में से नहीं हुआ। रॉ 2 में से कैसे करवाएंगे, अगर मैं रॉ 3 को वापस रॉ 2 से माइनस करवाऊंगा, लेकिन मसला ये है कि ये c फिर से 1 - c बन जाएगा। तो अब हमें एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि जो एक टर्म है ना 1 + b की फॉर्म में, वो हमें लिखनी ही पड़ेगी। फिर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो लेट्स टेक डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग, सो हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 3/3 का मैंने लेने का आपको तरीका सिखाया है। तो यहाँ पे पहली टर्म निकाल देते हैं और ये चीज़ पहली रॉ और ये वाला कॉलम ये छोड़ेंगे, जितने एलिमेंट बचेंगे वो लिख देंगे। तो 1 + b 1 माइनस का b c, ठीक है। फिर क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है, मतलब प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है, जो कि प्लस हो जाता है। तो अब ये वाला कॉलम छोड़ना है और ये वाली रॉ छोड़नी है, तो क्या बचेगा 1 0 1 c, राइट, ठीक है। अब प्लस का ज़ीरो यहाँ से देखो, ये पहले वैसे तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिख रहा हूँ कि ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो ज़ीरो ही देगा, लेकिन फिर भी हम एक फॉर्मेलिटी के लिख लेते हैं, ये वाली कॉलम छोड़ेंगे, ये रॉ छोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + b 0 - b, ठीक है। ये ज़ीरो ही हो जाएगा डायरेक्ट। अब इस पर क्या अप्लाई करना है, बटरफ्लाई मेथड, ठीक है। तो बटरफ्लाइज आपको जो है वो ऐसी बहुत पसंद है, मुझे पता है, सारे जो है वो हमारे लड़कों की बड़ी डिमांड होती है बटरफ्लाइज की। तो यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड क्या बोलता है, AD - BC, राइट। तो AD क्या है, दिस इज़ माई A, दिस इज़ माई B, दिस इज़ माई C, दिस इज़ माई D। तो AD - BC, तो 1 + b इंटू C माइनस का -b इंटू 1, ऐसा ही है ना भाई। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस b इंटू AD - BC यानी 1 इंटू C और माइनस का 0 इंटू 1 जो कि 0 ही हो जाएगा, और ये पूरी चीज़ तो 0 ही हो गई, तो इसको बस मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। तो a इंटू, अब ये c मल्टीप्लाई करवाओ, तो c + BC माइनस का b इंटू प्लस b, ठीक है। 1 इंटू c कितना हो गया, c, और माइनस का 0 इंटू 1 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, AC
ए से मल्टीप्लाई करवाया, ए बी सी माइनस का ए बी प्लस का बी सी, ठीक है। अब ये शक्ल जो है वो कुछ कुछ मेरे सवाल की तरह तो हो रही है, ये इसकी तरह तो हो रही है, लेकिन इसमें बस एक चीज़ की कमी है, जगह हमें ए बी सी चाहिए, तो हम ए बी सी जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। तो ए बी सी अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो ए बी सी यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूँगा ए बी सी से, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ इसको, तो यहाँ पे देखो क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बी सी, राइट, ए बी सी। तो ए बी सी से करवाओ मल्टीप्लाई, तो क्या हो रहा है, ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए सी प्लस ए बी सी माइनस ए बी प्लस का बी सी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो है वो, तो यहाँ से ए बी सी, अब ये ए बी सी अंदर जब जाएगा डिवाइड में, तो ए सी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस का 1 ओवर ए, ठीक है, 1 ओवर ए हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 ओवर ए, अब इसके बाद अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 1 अपॉन बी प्लस का 1 ओवर सी, ठीक है, बन गया ये। तो यही चीज़ तो लानी थी बच्चों, ठीक है, तो यही लानी थी। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप भी समझ आया होगा, ठीक है। सो इसको जो है वो हमने देखा है कि भाई यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसको ये प्लस बी था, राइट, तो इसको जो है वो हम देखेंगे, ये प्लस बी था इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस हमने यही किया है कि अंदर ए बी सी से डिवाइड होगा तो ए सी से ए सी कैंसिल, तो 1 ओवर बी बचेगा। इधर जब डिवाइड होगा तो ये तो पूरा ही कैंसिल, तो 1 आ गया सिर्फ। ए बी में जब होगा तो 1 अपॉन सी बचेगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। बस मैंने इसको अरेंज किया है। अरेंज क्यों किया है, क्योंकि इस फॉर्म में हमें प्रूफ करना है ना, और प्लस की साइन है तो आप उल्टा भी लिख दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अरेंज इस फॉर्म में करोगे तो अच्छा लगेगा। वही बात हो गई कि खाने के साथ खीर मीठा भी मिल जाए तो क्या ही बात होती, ठीक है। तो बस प्रूव्ड हो गया, बस ये करना। तो सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और काफ़ी ज़्यादा आप इन्जॉय भी कर रहे होंगे। भाई सो तो नहीं रहे ना, मेरे साथ ही हो ना, सो पॉज ले लेके थोड़ा जो है वो वाटर ब्रेक ले लेके देखो, लेकिन देखो ज़रूर वीडियो, ठीक है। आप लोग के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ मैं वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखोगे, मुझे कमेंट्स मिलेंगे अच्छे तो मोटिवेशन मिलेगी ना। मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्शन निकालनी है, ठीक है। ये वेक्टर से सवाल उठाया गया, अब मैट्रिक्स के बस यही सवाल थे जो आ सकते थे, जो मैंने पॉसिबल थे। बस वो होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए ना। मूविंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, तो कैलकुलेट दी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। अलॉन्ग बी मतलब प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, मतलब एक बंदा अगर खड़ा हुआ है ना, लेट सपोज, तो ज़मीन पे उसकी बनेगी एक परछाई, ऐसा ही है ना, इस तरह इसकी परछाई बनेगी। तो उस परछाई को हमने निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। हर चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैथ पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका एक फार्मूला होता है भाई मेरे पास, फार्मूले देखो हर जगह आएंगे, फार्मूले तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। अगर प्रोजेक्शन निकालनी है ना, पी ऑफ ए एंड ऑन टू बी, ठीक है, तो वो उसका फार्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मॉड, ठीक है। मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में दोनों को स्क्वायर करके प्लस करवा देते हैं। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, मतलब बी की ए पे निकालनी होती तो नीचे बस पता है फॉर्मूले क्या फ़र्क आता, बी की जगह बस ए आ जाता, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत अच्छे से सिखाया हुआ भाई, किस तरह निकाल। सो ए डॉट बी निकालेंगे तो ए की वैल्यूज सारी लिखो, ठीक है। 2i प्लस का 3j प्लस का 2k डॉट i प्लस का 2j प्लस का k, राइट। और डिवाइड में क्या करवाना है, मॉड से डिवाइड करवाना है, बी के मॉड से। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्योंकि i का कोफिशिएंट 1 था, प्लस 2 का स्क्वायर क्योंकि j का कोफिशिएंट 2 था, प्लस 1 का स्क्वायर जो कि k का कोफिशिएंट 1 था, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो 2 इंटू आई जो होगा वो 2 इंटू 1 2 ही होता है, i इंटू आई 1 हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू 2 3 2 का क्या होता है बच्चों 6 होता है, प्लस का 2 इंटू 1 क्या होता है 2 ही होता है। डिवाइड करवाने हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, राइट। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट 6, ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, ठीक है। सो इस तरह निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा भाई, बच्चों की तरह मिनटों में सॉल्व हो गया। अब इसका होमवर्क पता है क्या करना है, आपने सेम क्वेश्चन रखना है, लेकिन अब प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, HW क्या है आपका भाई,
देखो होमवर्क जो दे रहा हूँ वो अगर करोगे तो मज़ा आएगा भाई, मुझे भी मज़ा आएगा और तुम्हें भी जब भी मज़ा आएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए कर दो बस, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। और अपने मैं प्यारे शागिर्दों को बता चुका हूँ कि अगर बी अलॉन्ग ए होगा तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ बी की जगह ए आ जाएगा। तो इसको आपने इससे सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बोर्ड में ए भी आ सकती है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए भी आ सकती है और प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी भी आ सकती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो मुबारक हो, अगर आप अभी तक वीडियो में हैं मेरे साथ तो आपके जो है वो होल पार्ट जो है वो कवर हो चुका है सवालात का। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, जो सीक्वेंस एंड सीरीज से उठाया गया क्वेश्चन है भाई। जीएम निकालना है ए और बी के दरमियान, ठीक है। एन की कौन सी वैल्यू होगी जो जीएम हम निकाल सकें। अब मैंने ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई थी सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टॉपिक से। सो आई होप कि वो चीज़ें आपको समझ होंगी। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, ठीक है, ठीक है। सो अब मुझे जीएम का फॉर्मूला मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जो कि किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए बी के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आप जो है वो सो ना जाएँ और आप लोग जो है वो नए नए कलर भी देखें ताकि आप लोग को जो है वो पढ़ने में अच्छा लगे। तो कौन सा कलर चूज़ करें, लेट्स सपोज पिंक कर लेते हैं। वैसे ही लड़कों की बड़ी डिमांड होती है भाई, पिंक की आज बहुत डिमांड है लड़कों को, तो पता ही होगा। सो प्लस माइनस का अंडर रूट ए बी, ठीक है। कलर चेंज होगा ना तो थोड़ा आप लोग जाग जाएंगे। तो जीएम की जगह मैं ए पुट करवा दूंगा क्योंकि मुझे पता है ज्योमेट्रिक मीन ये है। तो अंडर रूट ए बी ये हो जाएगा ए n-2 प्लस का बी n-1 डिवाइडेड बाय ए n-3 प्लस का बी n-3 इक्वल टू अंडर रूट ए बी आ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने जीएम की जगह ये पूरा लिख दिया क्योंकि इसने बता दिया कि भाई ये जीएम है, ए और बी के दरमियान ये पूरी जीएम की वैल्यू है। तो इसका मतलब हम जीएम की जगह ये लिख सकते हैं, ऐसा ही है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब इस रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है ना, बचपन से आपको टीचर्स ने बताया था ये चीज़ें, ठीक है। तो n-2 प्लस का बी n-1 इक्वल टू ए बी और अंडर रूट हो गया है 1/2 डॉट, ये पूरी टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी ए बी से। तो ये हो गया an-3 प्लस का bn-3, ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ पे देखो an-2 प्लस का bn-1 इक्वल टू, अब ये a1/2 दोनों पे आ गया तो a1/2 डॉट a1/2 इंटू an-3 प्लस का bn-3। अब यहाँ पे होगी मल्टीप्लिकेशन भाई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से सिखाई हुई है कि किस तरह होती है हमारे पास an-2 प्लस का bn-2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा n-1 सॉरी इक्वल टू, अब ये a1/2 मल्टीप्लाई होगा इस चीज़ से तो ये हो जाएगा a1/2 b/1/2 n a इंटू n-3 प्लस का, अब ये पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा a1/2 b1/2 इंटू bn-3, राइट। अब यहाँ पर देखो तो ए और ए सेम है, बेसिस सेम है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई, पावर्स ऐड हो जाती हैं तो n-3 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो n-3 प्लस 1/2 बेसिस सेम थी 1/2 और ये तो प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी बेसिस बी में सेम है तो बी में प्लस होगा, क्या प्लस होगा, b n-3 प्लस 1/2, ऐसा ही है ना बच्चों। और ये तो ऐसे ही चल रहा है a-2 प्लस, देखो जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए ईजीएस्ट शिट है सवाल, लिटरली आई एम टेलिंग यू। तो अब यहाँ पे मैं जल्दी से क्या करवा देता हूँ, मैं इसको अगर मैं प्लस करवा रहा हूँ तो ये हो गया n, देखो एलसीएम लेंगे 2 3 6 माइनस है 6 प्लस, तो ये n माइनस का 5/2, ठीक है। बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ, आई होप कि ये समझ आ रहा होगा। ये हो जाएगा n माइनस का 5/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब सारी चीज़ों को ना एक जगह कर देते हैं, एक जगह कर देते हैं ताकि और भी चीज़ें हमारे पास कैंसिल आउट होती रहें, ठीक है। तो अब मुझे जो है ना एन, ये जो पावर है 5/2 ये इधर भी मुझे लानी है ताकि मेरे पास जो है वो कॉमन शॉमन लेना आसान हो जाए। तो उसकी ट्रिक पता है क्या है कि भाई इसको अगर मैं इस तरह खोल दूँ a1/2 डॉट an-5/2, तो इसको आप जब दोबारा प्लस करवाओगे ना तो n-2 ही बनेगा। मैं तो यही कहता है ना भाई अपनी मर्ज़ी से जो भी करवाने करवा लो, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए जो पहले था, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, दोबारा वही बनेगा। तो इधर भी मैं यही कर रहा हूँ b1/2 और मैंने यहाँ पे करवा दिया bn-5/2। अब ये जो ये वाली इक्वल टू के इधर है ना चीज़ें, इनको उधर ले आओ, इनको इधर ला के माइनस करवा दो। तो माइनस का an माइनस का 5/2 b1/2 और ये वाली टर्म भी उधर आके माइनस हो गई तो माइनस का a1/2 bn माइनस का 5/2 इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब मुझे यहाँ से देखो मेरे पास जो है वो a वाले में अगर मैं वो करवा रहा हूँ यहाँ पे a कॉमन लूँगा तो अंदर यहाँ पे बच रहा है an-5/2, अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा भाई, an-5/2 अंदर बचेगा a
1/2 माइनस का b 1/2, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस का b n माइनस 5/2, तो यहाँ पे देखो के सेम है, तो b n माइनस का 5/2, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा a 1/2 माइनस का b 1/2 इक्वल टू 0 आ गया, सही है। अब यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a n माइनस 5/2। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि ये दोनों कॉमन बन चुके हैं, तो मैं इनको एक दफ़ा लिख दूँगा कॉमन निकाल के, तो a 1/2 माइनस का b 1/2, और क्या बचा मेरे पास बच गया बच्चों a n माइनस 5/2 माइनस का b n माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अब ये 0 इक्वल है ना, तो ये पूरी टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगी, तो बचा क्या, a n माइनस 5/2 माइनस का b n माइनस 5/2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पर इसको इक्वेट करवाऊँ इससे, लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं इक्वेट करवाऊँ, तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो, ठीक है। तो अब मैं अगर ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ये 0 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a n माइनस 5/2 इक्वल टू b n माइनस 5/2, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर ये चीज़ अगर मल्टीप्लाई बाय 1 हो रही है, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई होती है ना, सेम रहती है, तो ये चीज़ पूरी अगर मल्टीप्लाई बाय 1 हो रही है तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगी, तो a n माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय b n माइनस 5/2 इक्वल टू 1। और मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अगर मैं यहाँ पे एक स्मार्ट मूव खेलना चाहूँ, अगर मैं किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर में 0 आ जाता है तो वो 1 के इक्वल होता है, ऐसा ही है। तो मैं इसको a और b की फॉर्म में इसलिए करना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी a और b है, जब बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स, जब बेसिस इक्वल हो जाएंगी तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, यही तो हमने रूल पढ़ा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं a अपॉन b का होल n माइनस 5/2 लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि पावर खुलती है तो वो a पर भी जाएगी b पर भी जाएगी, जो कि हमारी वापस से यही चीज़ बन जाएगी। मैथ का रूल बता चुका हूँ। तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, a अपॉन b का होल 0। अब देखो बेसिस सेम हो गई, a अपॉन b यहाँ भी है यहाँ भी है, बेसिस इक्वल तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी बच्चों, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं n माइनस 5/2 इक्वल टू 0 कर दूँ तो यहाँ पे 5/2 माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। सो डैट्स आवर आंसर। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सीक्वेंट सीरीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली थोड़ा लंबा भी था, बस हमने a और b की जो है वो n की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। gm का फॉर्मूला आपको मैंने जल्दी से पुट करवा दिया। जीएम की जगह हमें पता था कि भाई ये सवाल में ये चीज़ गिवन है, तो मैंने बस ये करवा दी। बेसिक अगर आपके पावर्स वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन नंबर 6। ये चैप्टर 8 फैक्टोरियल से उठाया, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ निकालना है भाई 1/k² माइनस k का, ठीक है। सो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है भाई, अब हमें जो है ना वो पार्शियल फ्रैक्शन से ये ईजिली हो सकता है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे होगा बच्चों, अगर मैं यहाँ से k कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से k कॉमन ले लूँ तो सबमिशन की साइन k इक्वल टू 2, बहुत मैंने आप लोग को बताया था कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आपने 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, और आपको याद होगा कि किस तरह जो है वो हम फैक्टर्स बनाते थे। तो यहाँ पे किस तरह बनाते थे, a/k, ठीक है, प्लस का v/k माइनस 1। जो लीनियर टर्म्स होती थी k वाली वो a के साथ बन जाती थी और दूसरी वाली टर्म b के साथ आ जाती थी, ठीक है। 9th क्लास में आपको आई होप के याद आ ही गया होगा, और जिसको याद नहीं आया इसका मतलब एक ही है, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि उसकी मैथ की टीचर प्यारी और खूबसूरत नहीं थी, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो तो भाई क्या होगा, अब यहाँ पे एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो ये हो जाएगा a इंटू k माइनस 1 प्लस का b इंटू k डिवाइडेड बाई k इंटू k माइनस 1। इसी तरह सॉल्व होगा 1/k माइनस 1, ठीक है। और यहाँ सबमिशन की साइन तो चलती रहेगी, तो इसको आपने भूलना नहीं। अब ये दोनों चीज़ हो गई कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा 1 इक्वल टू a इंटू k माइनस 1 प्लस का b इंटू के। अब हमें a और b की वैल्यूज़ निकालनी होती थी पार्शियल फ्रैक्शन में, तो हम वो कैसे निकालते थे, अगर मैं k की जगह यहाँ पे ऐसी टर्म पुट कर दूँ जहाँ पे b 0 हो जाए तो a की वैल्यू आ जाएगी, और अगर a की जगह मैं ऐसी टर्म k की जगह ऐसी पुट कर दूँ a खत्म हो जाए तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहले पुट कर रहा हूँ k इक्वल टू 0 इन इक्वेजन 2, ठीक है। इसको मैंने k इक्वल टू 0 इन इक्वेजन 2 में पुट करवा रहा हूँ ताकि b 0 हो जाए और मेरे पास a की वैल्यू आ जाए। तो a इक्वल टू k, जहाँ जहाँ k 0 पुट करवाओ तो -1 प्लस का b इंटू 0, ये टर्म हो गई 0, और मेरे पास क्या बचा a इक्वल टू -1, और a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1 आ गई। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब फॉर b के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो b के लिए मैं क्या करूँगा, k इक्वल टू 1 पुट करवाऊँगा, कि 1 यहाँ पुट करूँ 1 - 1 0 और a ख़त्म हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेजन 2 में 1 पुट करवाया तो 1 इक्वल टू a इंटू
टू 1 माइनस 1 प्लस का b इंटू 1, और यहाँ से जो है 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाता है, तो a इंटू ज़ीरो ख़त्म हो गया, प्लस b इंटू 1 b ही हो गया, तो b इक्वल टू 1 आ गई यहाँ से b की वैल्यू। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इसको हम इस इक्वेशन में पुट करवा देंगे, जो हमारी इक्वेशन बनती है जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन तोड़े थे। तो ये हो जाएगा सब्मिशन ऑफ n k इक्वल टू 2 और 1 अपॉन k इंटू k माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर था, a अपॉन यानी -1 अपॉन k प्लस b अपॉन k माइनस 1, तो b की जगह 1 आ गया और k माइनस 1, यही चीज़ थी हमारे पास। ठीक है, यही चीज़ थी ना भाई इक्वेशन 1। ठीक है, सो और यहाँ पे भी ये सबमिशन वाली चीज़ आएगी, ये जगह नहीं है मैंने लिख दी, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये सबमिशन वाली चीज़ इस पर भी अप्लाई होगी और इस पर भी होगी, तो इसके लिए अलग अलग लिख देते हैं। तो इसके अलग अलग कैसे लिखेंगे भाई, अलग अलग इस तरह लिखेंगे कि सबमिशन n k इक्वल टू 2 और माइनस का 1 ओवर k। ठीक है, फिर प्लस सबमिशन n k इक्वल टू 2 और ये हो जाएगी 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक है, अब क्या करो भाई, अब वैल्यूज़ पुट करवाना शुरू करो। k कहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों, 2 से शुरू हो रहा है ना, तो k की जगह 2 पुट कराओ, फिर कहाँ तक जा रहा है, 2 3 4 n तक जा रहा है। तो अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो एक इस तरह होगा, माइनस का 1 अपॉन 2, फिर माइनस का 1 अपॉन 3, फिर माइनस का 1 अपॉन 4, और इसी तरह ये चलता रहेगा और आखिरी जो वैल्यू होगी वो n तक है। तो n k की जगह क्या पुट हो जाएगा, n पुट हो जाएगा, ऐसा ही है ना। और अगर मैं इसकी ये लास्ट टर्म होगी, अगर मैं सेकंड लास्ट की बात करूँ तो वो क्या हो रही है, एक पीछे कम है, मतलब 4 से पहले एक कम 3 है, फिर 3 से पहले एक कम 2 है। तो इसी तरह अगर मुझे लास्ट टर्म में से लास्ट टर्म की सेकंड लास्ट मतलब इससे एक पीछे वाली करनी है, तो इसमें से एक माइनस करवा दो तो वो आ जाएगी, मतलब 1 अपॉन n माइनस 1 ही होगी ना भाई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई होगी, क्योंकि n में से एक पीछे कम हो रही है, 4 है तो 3, पिछली वाली 3 है, 3 है तो पिछली वाली 2 है, तो n है तो पिछली वाली n में से एक निकाल दो तो वो चीज़ आ जाएगी, मतलब उससे एक कम करना है। ठीक है, तो आई होप के वाला अप्लाई किस तरह किया समझ आएगी। और अब इस पर अप्लाई करें तो k 2 से शुरू करवाना है, तो k की जगह 2 पुट करवाऊँ तो 2 माइनस 1 1 ही हो गया और 1 आ गई, प्लस फिर के की जगह क्या पुट करवाऊँ 3, तो 3 माइनस 1 2, तो 1 अपॉन 2 आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 पुट करवाऊँ तो 4 माइनस 1 3, तो 1 अपॉन 3, मतलब अब 1 अपॉन 2 है, फिर 1 अपॉन 3 है, तो अगली कौन सी होगी 1 अपॉन 4 होगी, फिर चौथी कौन सी होगी 1 अपॉन 5 होगी, और इसी तरह ये चलती रहेगी कहाँ तक बच्चों, n तक। तो n अगर मैं यहाँ पुट करूँगा k की जगह, तो आखिरी टर्म इसकी क्या हो गई 1 अपॉन n माइनस 1 हो गई। आई होप कि ये चीज़ समझ आई होगी। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि ये जो नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव से कैंसिल, ये 1 अपॉन 3 कैंसिल, ठीक है, 1 अपॉन 4 कैंसिल, और ऐसे चलते चलते आखिरी ये लास्ट टर्म भी, सेकंड लास्ट टर्म इसकी इससे कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ माइनस का 1 अपॉन n और यहाँ से 1 बच रहा है। तो मैं अगर इसको लिख लूँ सिंप्लीफाई करके, तो माइनस का 1 अपॉन n प्लस का 1 बचा, और यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का n डिवाइडेड बाय n, और अगर इसको मैं सीधा करके लिख दूँ तो n माइनस 1 अपॉन n, जो कि इसका फाइनल आंसर हो गया। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी भाई, कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस इसमें यही आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन का तो आपका टीचर ने आपको बता ही दिया होगा कि किस तरह सॉल्व करते हैं। तो बस पार्शियल फ्रैक्शन लगा के, और आखिर में ये जो मेथड किया है ना मैंने, ये जो बस यहाँ से k 2 था तो पुट करवाते करवाते n तक जाना था, 2 से n तक जाना था, तो इसलिए यहाँ पे n करवा दिया। और इसकी एक पहली वाली टर्म कैसे आएगी, इसमें से एक माइनस करवा के। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। अब मेरे प्यारे शागिर्दों, हाउ मैनी का जब भी वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है भाई। आपके फेवरेट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग से प्यार करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अगर दिल से उनका पैशन है ट्रेडिंग, तो उनके लिए तो ये चैप्टर भाई हलवा होना चाहिए और ईजीएस्ट शिट होना चाहिए। उनको इस चैप्टर से मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, सो वो तो ये क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे मेरे प्यारे शागिर्द। मैं वैसे बाय द वे आई एम ऑल्सो अ ट्रेडर। ठीक है, तो मेरे लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट जो है वो मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर पर्सनली। सो आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं भाई। क्या बोल रहे हैं सवाल के अंदर, तो सवाल के अंदर क्या बोल रहे हैं जल्दी से पढ़ लेते हैं भाई। हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। ठीक है, 8 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, जबकि हमें 2, 2, 3, 3 इतने सारे नंबर दिए हैं। हाउ मैनी अमंग दीस आर ग्रेटर दैन 60। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है वो ये भी बता दिया भाई कि इसके अंदर ग्रेटर कितना
सो यहाँ पे दो लॉजिक्स लगेंगी। पहली तो कि भाई कितने 8 डिजिट फॉर्म हो सकते हैं इन नंबरों से जो ये हमें गिवन है, और दूसरा कि 60 मिलियन से कितने बड़े नंबर हैं। तो आइए जल्दी से पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई। पहली लॉजिक क्या होगी, अब मुझे पता है कि भाई जब भी ऐसा कोई सवाल है ना कि हाउ मैनी नंबर्स, तो आप इसमें से देख लो कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा। तो मुझे पता है 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं जल्दी से पहले टोटल नंबर लिख लेता हूँ। टोटल नंबर अगर मैं लिखूँ तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मेरे पास 8 जो है यहाँ पे टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, यहाँ पे जो है वो हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टोटल नंबर्स लिख लिए 8। अब यहाँ पर जो है ना रिपीटेड नंबर्स हमें देखने, रिपीटेड नंबर्स कितने होंगे बच्चों। रिपीटेड नंबर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो रिपीटेड नंबर्स मेरे पास जो है वो 2 कितनी दफ़ा 2 रिपीट हो रहा है, कितनी दफ़ा हो रहा है, 3 दफ़ा, 1 2 3, तो 2 इज़ 3 टाइम्स, राइट। अब मैं दूसरे की बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो 3 कितनी दफ़ा हो रहा है, 3 भी 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो 5 कितनी दफ़ा हो रहा है, ठीक है। 5 कितनी दफ़ा हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो सॉरी 1 टाइम हो रहा है ना, एक ही टाइम रिपीट हो रहा है। और 6 जो है वो बाकी भी एक एक टाइम ही हो रहा है, 6 भी 1 टाइम है, राइट। अब मुझे 8 डिजिट्स का नंबर बनाना है, तो इसलिए मैंने n की वैल्यू 8 रखवाई, ठीक है। अगर मुझे 9 बोल देता तो यहाँ पे मैं 9 रखता, ठीक है। तो रिपीटेड नंबर्स मेरे पास ये आ गए। अब मुझे क्या करना है, इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, टोटल का फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में बहुत चीख के बताया था भाई, कि ऊपर n का फैक्टोरियल मतलब टोटल नंबर डिवाइड बाय रिपीटेड वैल्यूज़। तो रिपीटेड वैल्यूज़ का फैक्टोरियल लेना होता है, ठीक है। रिपीटेड वैल्यूज़ का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय रिपीटेड में वैल्यूज़ का उनका फैक्टोरियल है जितनी दफ़ा वो रिपीट हुई हैं। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो नंबर ले लेते हो जो रिपीट हुआ, सर आपने कहा था रिपीट हुआ उसका लेना है। आप तो अकल के अंधो, आइंस्टाइन की औलादों, जो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल लेना है, ना कि नंबर का। तो ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो 3 का फैक्टोरियल, इसी तरह 3 भी 3 टाइम हो रहा है तो यहाँ पे भी 3 का फैक्टोरियल। 5 1 टाइम हो रहा है तो 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है, वो कोई फर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो 6 का भी 1 होता है, 7 का भी, वो मैं लिख नहीं रहा, वो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब 8 फैक्टोरियल निकालना है, तो ये कैलकुलेटर से आप ईजिली निकाल सकते हो, जो कि कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का साइन होता है, 8 लिखो और फैक्टोरियल निकाल लो। लेकिन जो बच्चे मैथ से लव करते हैं, जो चाहते हैं कि मैं खुद से हाथ से सॉल्व करूँ, तो उनके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इस फैक्टोरियल को वहाँ तक खोलो जहाँ तक नीचे वाला फैक्टोरियल मौजूद है। तो 3 फैक्टोरियल मौजूद है, तो 8 फैक्टोरियल में अगर मैं 3 तक खोलूँ तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। क्यों कर रहा है ऐसा अभी पता चल जाएगा, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल इससे होगा या कैंसिल आउट भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो मेरे पास क्या बनेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, तो 6 से ये 3 भी कैंसिल, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 ज़ा 56 होता है, 56 इंटू 5 करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 11 20 आ गया इसका आंसर भाई, ठीक है। तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लिए भी सेम फार्मूला ही लगेगा। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि कितने नंबर जो होंगे वो 60 मिलियन से बड़े हो सकते हैं इनमें से। अब देखो समझने वाली बात है भाई, दिमाग का खेल आ गया, वैसे तुम लोग का दिमाग कहीं और रहता है, तो आज दिमाग ज़रा यहाँ पे लगा लो, ठीक है। तो 60 मिलियन से बड़ा नंबर करने के लिए मुझे पहला जो डिजिट होगा वो या तो 6 ही होना चाहिए या 6 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ और आगे मैं जितने भी बड़े नंबर ला दूँ, वो 60 मिलियन से तो बड़ा नहीं हो सकता ना भाई। मतलब लेट्स सपोज मुझे बोला हुआ कि 60 लाख से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना कि पहला नंबर 5 रख दो, पहला नंबर मैं 5 भी रखूँगा तो 50 लाख बनेंगे, ऐसा ही है, उसके आगे जितना भी बड़ा नंबर रख दूँ। तो इसी तरह पहले 5 तो हो गए कट आउट, मतलब 2 3 5 तो हो ही नहीं सकते। कितने होंगे जो है वो हमारे पास, या तो 7 रखो या 6 रखो, तो हम टोटल में से 1 निकाल देंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, मतलब मैं 6 को एलिमिनेट कर रहा हूँ यहाँ से, 6 के अलावा मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर आ जाएगा n की जगह, टोटल n की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 थे मैंने 1 निकाल दिया 6, तो 7 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय रिपीटेड, वही फार्मूला लगेगा। तो रिपीटेड कौन कौन से, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप दोबारा उसी कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टोरियल वाले तरीके से भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो है वो जल्दी से इसको बता देता हूँ कि आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर जो है वो कोई भी आप कैलकुलेटर तो 140 आएगा, राइट। तो इसका मतलब 1120 में से मेरे पास 140 नंबर ऐसे हैं जो मैं बना सकता हूँ जो इस नंबर से बड़े आएंगे। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन भाई। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, बच्चों की तरह सॉल्व हो गया, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है,
हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 3 वॉवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वॉवल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, सो आपको लॉजिक समझ आनी चाहिए। जैसे पहले सवाल में 2 लॉजिक्स लगी, एक लॉजिक लगी कि कितने 8 डिजिट नंबर फॉर्म हो सकते हैं, और दूसरी लॉजिक लगी कि वो नंबर 60 मिलियन से कितने नंबर हैं जो बड़े हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यही भाई दिमाग का नाम है। इसमें देखो सॉल्यूशन बहुत छोटा है, सिर्फ दिमाग लगाना है आपने। ठीक है, सो दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है भाई। क्या बोले, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 3 वॉवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वॉवल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। भाई टोटल 5 वॉवल है हमारे पास, उसमें से 3 वॉवल का वर्ड बनाना है, और टोटल 7 है और उसमें से 4 का बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन वाले सवालात होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टोटल जो होता है हमारे पास n होता है, जो कि इक्वल है वॉवल के केस में 5, और r जो होगा वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक है, और इसी तरह कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सोनेंट के केस में n किसके इक्वल है बच्चों, 7 के इक्वल है, और r किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं NCR वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, NCR इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला जो है मैंने बताया था। तो n की वैल्यू क्या है भाई, 5 है, और c 3 हो जाएगा, और 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से मैं आपको टाइम ज़ाया कि बता देता हूँ कि 10 आएगा। ठीक है, तो 5c3 मेरे पास आ गया 10। ठीक है, अब इसी तरह कॉन्सोनेंट के लिए मैं क्या करूँगा, इस पर लिख भी देता हूँ कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के लिए, और ये वॉवल्स हो गया हमारे पास। तो कॉन्सोनेंट के लिए मैं क्या करूँगा, NCR मतलब 7c4 इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 35 आ जाएगा। मतलब 7c4 जो है वो मेरे पास 35 आ गया। सही है, सो डेट्स हाउ द थिंग वर्ड्स, राइट। मतलब ये दोनों चीज़ें आ गई, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें इन दोनों को कंबाइन करके भी वर्ड बनाना है। मैंने यहाँ पे वॉवल्स की अलग निकाला है, इतने बन सकते हैं, और कॉन्सोनेंट्स के इतने बन सकते हैं, लेकिन हमें टोटल निकालने के टोटल दोनों को यूज़ करके कितने बन सकते हैं। तो मेरा जो है वो टोटल के लिए क्या होगा, मेरी जो है वो ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि टोटल वर्ड्स के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को करवा दूँगा मल्टीप्लाई, और फिर टोटल से भी मल्टीप्लाई करवा दूँगा। मतलब 5c3 मल्टीप्लाई बाय 7c4 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने, टोटल वर्ड्स कितने भाई, 7 है ना, तो 7 फैक्टोरियल से क्या करवा दूँगा, मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो 10 इंटू 35 इंटू 7 फैक्टोरियल, जो कि आ जाएगा हमारे पास 7764 और 000 आ रहा है, राइट। तो टोटल वर्ड्स हम इतने बना सकते हैं, कब, 3 वॉवल्स और 4 कॉन्सोनेंट को यूज़ करके टोटल इतने वर्ड्स बन सकते हैं। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा किस तरह मैंने निकाला। मैं जल्दी से इसकी क्विक समरी दे देता हूँ। पहले मैंने वॉवल्स का अलग निकाल लिया, फिर कॉन्सोनेंट का अलग निकाल लिया, और दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, और टोटल से मल्टीप्लाई करवा दिया, ताकि हमारे पास कंबाइन आ जाए। मतलब पहले सेपरेट निकाल लो। दिस इज़ द स्ट्रेटजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हमने पहले वॉवल्स का अलग निकाला, कॉन्स्टेंट का अलग, कॉन्सोनेंट्स का अलग निकाला, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके कंबाइन निकाल लिया। तो डेट्स ऑल फॉर द प्रोबेबिलिटी। भाई 2 ही पार्ट्स थे। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, जो कह रहा है प्रूफ डेट 7n माइनस का 4n इज डिविजिबल बाय 3। अब ये फैक्टोरियल मैथमेटिकल इंडक्शन से लिया गया क्वेश्चन है भाई, तो आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सो मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमें चैप्टर 8 से ही लिया गया है, मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब ये पता करना है कि ये जो टर्म है ना हमारे पास, ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो इसके लिए ना बहुत मतलब इसमें 3 मेथड होते हैं कि पहले आप जो है ना इस n की जगह पे 1 पुट करोगे, ठीक है, फिर इस n की जगह पे k पुट करोगे, और फिर आखिर में k+1 पुट करोगे। अगर ये चीज़ तीनों के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये जो है वो हमारे पास टर्म तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये डिविजिबल बाय 3 है। आई होप कि ये चीज़ समझ आई होगी। अब इसका मैंने सॉल्यूशन कर लिया है, ताकि आप लोग को टाइम ज़्यादा ना लगे। और ये वर्डिंग आपने बोर्ड में ज़रूर लिखनी है। अगर ये वर्डिंग नहीं लिखेंगे तो आपका 1-2 मार्क्स कट सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे शागिर्दों का एक भी मार्क्स कटे। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग फुल मार्क्स लो। तो इसलिए Pn की जो वैल्यू है वो 7 की पावर n माइनस का 4 की पावर n है। अगर ये Pn रिप्रेजेंट कर रहा है अबव प्रोपोजिशन को, तो n इक्वल टू 1 क्या बन जाएगा, 7 की पावर n माइनस की 4 की पावर n, और 7 माइनस 4 कितना हो जाता है बच्चों, 3 हो जाता है। तो इसका मतलब 3 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, तो क्योंकि ये यहाँ पे देखो ना 3
3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 3/3 जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू k के लिए। नाउ फॉर k अगर हम n की जगह पुट करें तो अब फॉर n इक्वल टू k जब हम पुट करेंगे तो वी हैव टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो k के लिए ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम k प्लस 1 के लिए पुट करेंगे, अगर k प्लस 1 पुट करवा के भी हमारे पास यही चीज़ आ जाती है, इसका मतलब ये दोनों के लिए ट्रू है। तो k प्लस 1 पुट करवाया n की जगह k प्लस 1 पुट करवाएंगे तो 7k प्लस 1 माइनस का 4k प्लस 1, राइट। अब अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर 2k प्लस 1 होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर के डॉट 2 1, क्योंकि दोनों बेसिस से में पावर ऐड होंगी तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी k प्लस 1, क्योंकि मैं तो कहता है वही चीज़ बननी चाहिए भाई। तो इसलिए 7k प्लस 1 को हम तोड़ सकते हैं 7k डॉट इंटू 7 1, इसी तरह 4 को भी तोड़ सकते हैं 4 1 इंटू 4k। अब मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, अगर यहाँ पे मेरे पास 7 होता, अगर मैं इस चीज़ को छुपाऊँ अभी, अगर मेरे पास यहाँ 7 होता तो यहाँ पे मैं आराम से 7k कॉमन लेके और फिर कर देता। तो इसलिए मैंने, अगर मुझे 7 चाहिए तो -4 है ना, 4 में अगर मैं -3 करवा दूँ तो 7 बन जाएगा, तो इसलिए मैंने माइनस का 3.4k करवा दिया, ठीक है। लेकिन जो चीज़ माइनस करवा दूँ वो प्लस भी करवा दें ताकि कैंसिल आउट हो गए, उसका जो आंसर है वो 0 बने, तो इसलिए प्लस का 3.4k भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7.7k, अब ये दोनों चीज़ें क्या बन गई, 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 इंटू 3 माइनस का 7.4k। अब यहाँ से 7 आप कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा भाई, 7k माइनस का 4k प्लस का 3.4k, राइट। अब बाय आवर हाइपोथेसिस हमने देखा कि 7k माइनस का 4k जो है वो ये चीज़ बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 है, तो इसलिए देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। आई होप कि ये चीज़ समझ आई होगी भाई, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, क्या मुश्किल था इसके अंदर। बस n की जगह पहले 1 पुट करवा के देखा तो हमारे पास 3 आया, तो इसका मतलब 3 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। फिर हमने k पुट करवाया 7k माइनस 4k, फिर हमने k प्लस 1 पुट करवाया। जब k प्लस 1 पुट करवाया तो जो हमारे पास हाइपोथेसिस कैंसिल करा के वही चीज़ बनानी थी, वही चीज़ बन गई हमारे पास, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3 है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसलिए दोनों के लिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। और ये देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ये वर्डिंग्स आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। ये वर्डिंग्स का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पास नोट डाउन कर लो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 8 का पार्ट 2, ठीक है। क्या प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमें ये प्रूव करना है। अब ये वही सवाल है, जब भी आपको ऐसा कुछ बोल दिया जाए ना कि प्रूव करो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए पॉजिटिव इंटीजर के लिए या डिविजिबल बाय 3, तो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें वही मेथड लगेगा कि पहले n की जगह 1 पुट होगा, फिर n की जगह k पुट होगा, फिर n की जगह k प्लस 1 पुट होगा। सबसे पहले क्या होता है, n की जगह 1 पुट होता है, फिर n की जगह k पुट होता है, फिर n की जगह k प्लस 1 पुट होता है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई करती हैं तभी डिविजिबल बाय या पॉजिटिव इंटीजर जो है वो प्रूव होता है। तो अब मैंने जल्दी से क्या किया, अच्छा जो n की जगह k 1 पुट होगा, k और ये सब लास्ट टर्म में पुट होंगे, मतलब इसमें, तो अब x की जगह पुट करवा दो, 1/2n माइनस 1 था ना, तो n की जगह 1 आ गया, इधर भी 2 1 माइनस 1 था, तो इसका मतलब 1/2 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर में 0 आ जाए तो आंसर 1 आते, तो 1/1 1 ही हो गया। इधर से भी मैं 1 पुट करूँगा तो 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल और 1 इक्वल टू 1, यानी दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो ये प्रूव हो गया। तो Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूव हो गया, अब क्या करना है, n इक्वल टू k के लिए हमें प्रूव करना है। तो इसकी जगह क्या कर दूंगा मैं, k n की जगह अब k पुट करवा देंगे, तो k जब पुट करवाए तो हो गया 1/2k माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस का 2/k, ठीक है। ये एज्यूम कर लिया, रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो हम ये हमें चीज़ मिल जाएगी। अब ये k के लिए तो हमने पुट करवा दिया, अब हमें क्या करना है, n k प्लस 1 के लिए पुट करवाना है, ठीक है। तो k प्लस 1 के लिए जब मैं पुट करवाऊँगा तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं k प्लस 1 पुट करवाऊँ और 1/2k को बोथ साइड पे इक्वेशन में ऐड करवा दूँ, मतलब यहाँ इक्वेशन में मैं 1/2k पुट प्लस करवा दूँ। क्यों ऐसा करवा रहा हूँ कि ताकि मैं कॉमन ले सकूँ और ईजिली हमारे पास सिंप्लीफाई हो सके। जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में माइनस का 3 ऐड करवाया था, माइनस का 3 इंटू 4k, और फिर वो जब चीज़ माइनस करवाई थी तो प्लस भी करवानी पड़ी थी, ऐसा ही है। तो जब हम ऐड करवाएंगे 1/2k तो हमें ये बोथ साइड इक्वेशन के करवाना पड़ेगा ताकि दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने यही किया, 1/2k माइनस 1, 1/2k इधर भी ऐड करवा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड करवा दिया और यहाँ पे भी ऐड करवा दिया। अब जब मैंने ऐड करवाया तो यहाँ पे देखो एलसीएम लो 2k इधर आके 2k माइनस 1/2k प्लस 1/2k, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 2 इंटू डॉट
तो 2k + 1 माइनस का 2 डिवाइड बाई 2k, ठीक है। अब यहाँ से मैं एलसीएम अगर ब्रेक करूँ 2k + 1 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, मैंने अभी आपको शुरू में बताया 2k डॉट k इस तरह मैं लिख सकता हूँ ना भाई, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह 2k डॉट k में लिख दिया और डिवाइड बाई 2k, फिर इसको एलसीएम मैंने तोड़ दिया तो माइनस का 2/2k, 2k से 2k कैंसिल, एलसीएम इसलिए ही ब्रेक किया था ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएँ दोबारा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 2 माइनस का 2/k और प्लस का 1/2k। अब यहाँ से अगर मैं 2 देखूँ तो कॉमन निकाल के तो 1/2 की पावर k प्लस 1/2k। अब ये दोनों देखो सेम है तो ये दो 2k है, मतलब माइनस का 2x प्लस का x है, तो इसका आंसर क्या आता है, माइनस का सिंपल x आ जाता है। तो इसका मतलब ये माइनस की पूरी टर्म है, ठीक है, ये माइनस की पूरी टर्म और ये प्लस की है, तो इसका मतलब सिर्फ एक दफ़ा ये आ जाएगी माइनस के साथ, जैसे माइनस का x आया था। आई होप ये समझ आया। माइनस का 1/2k हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ भी है तो कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस का 1/2.2k। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको k+1 की फॉर्म में छोड़ूँ ताकि हमारे पास, क्योंकि हमने पुट तो k+1 ही करवाया था ना, तो उसी की फॉर्म में छोड़ना चाहिए। तो 2.2k जैसे मैंने आपको बताया किसके बराबर होता है 2k + 1 के बराबर। जब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं तो इस चीज़ को दोबारा इस तरह भी तो खूब बन कर सकते हैं ना, मैथ की यही तो ब्यूटी है भाई, दोनों तरफ से जो है ना मतलब बंदगी ली जाती है। अच्छा, तो 2 × 1 माइनस का 1/2k + 1 हमारे पास ये आंसर आ गया। सो डैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप के दोनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे भाई, बच्चों की तरह सॉल्व किया और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे। तो इनको जो है वो आपने जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय किसी भी नंबर से आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही सेम एग्जैक्ट आए। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ b माइनस का 2c/3 की पावर 10, ठीक है। अब हमें जो है ना मिडिल टर्म निकालनी है, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब पावर इवन होती है ना तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n+2/2, और जब पावर ऑड होती है तो दो मिडिल टर्म आती है, एक n+1/2 से आती है और एक n+3/2 से आती है। ये अक्सर MCQs भी आ जाता है भाई कि मिडिल टर्म की जो है वो निकाल के बताओ कि कौन सी होगी, जब ये पावर में हमें दे देता है। तो मिडिल टर्म का निकालने का फॉर्मूला ये, जो आपकी n पावर है उसको 10+ मतलब जो भी है उसको इवन अगर है 10 इवन है ना, तो फार्मूला ये वाला मैंने यूज़ किया और मेरे पास जो आ गया आंसर वो आ गया 6, मतलब T6 मुझे निकालना पड़ेगा। मिडिल टर्म जो है ना वो वही 6 टर्म पे पड़ी हुई है। इसी तरह अगर यहाँ पे 11 होता लेट सपोज, तो यहाँ पे दो पावर्स आती, मतलब 11 + 1/2 और 11 + 3/2। 11 + 1/2 6 हो जाता, एक टर्म 6 आ जाती और दूसरी आ जाती 14/2 जो कि 7, तो दो टर्म्स आ जाती, राइट। तो इस तरह MCQs भी देखें, आपके साथ से सॉल्व करवा लूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई ये। और अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपके जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अबव दी 99% स्टूडेंट्स, ठीक है। टॉप 1% में आ चुके हो तुम लोग भाई, मुबारक हो। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टर्म निकालने का, हमें टर्म निकालनी है, ठीक है। तो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + b की पावर n = tr + 1, ठीक है, = NCR a की पावर n - r b की पावर r, तो ठीक है। तो अब हम जो है ना a + b की पावर n, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो a + b की पावर n मतलब ये जो हमारे पास सवाल है b - का 2c/3 की पावर 10, राइट। तो यहाँ पे n जो है हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। a हमारे पास b के इक्वल है और जो b है हमारे पास वो किसके इक्वल है, - का 2c/3 के इक्वल है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करवा दूँ, इस वाले फॉर्मूले में, तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करवा रहा हूँ तो मेरे पास देखें क्या बनेगा, NCR, राइट। इसको मैं मिटा के दोबारा ही कर देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो TR + 1 है, राइट। तो TR + 1, R कितना है बच्चों हमारे पास, R जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, R जो होता है हमारे पास इस चीज़ से एक कम होता है, ठीक है। मतलब T6 निकालना है ना, तो जो है वो हमारे पास 5 होगा, R 5 होगा, N से एक कम, तो 5 + 1 = और जो हमारे पास N है वो कितना है, हमारे पास N जो है वो 10 है, तो 10C और R की जगह 5 आ गया, फिर A की पावर में n - r, A क्या है, B के इक्वल है, तो B की पावर में 10 - 5, ठीक है। और इस B, ये वाला B किसके इक्वल है, - का 2c/3 के, तो 2c/3 की पावर में 5 आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे देखो तो 10C5 हमारे पास क्या हो जाता है। सो बेसिकली अब 10C5 मैंने आपको NCR का फॉर्मूला बताया था भाई, किस तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, किस तरह खोलते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 - का 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ पे b की पावर में 10 - 5 है तो ये b की पावर 5 हो जाएगी सिंपली, और ये 2 की पावर 5 तो - का 32, 2 की पावर 5 32 होती है, c की पावर 5 हो गई, और 3 की पावर 5 जो होती है वो 243 होती है, ठीक है। तो ये पावर्स भी मुझे याद हो जाती हैं प्रैक्टिस कर करके, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। अब इस पूरे को आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई उससे भी कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेटर से जल्दी से बता रहा हूँ, 252 आ रहा है मेरे पास,
और b की पावर 5, ठीक है, और इंटू माइनस का 32 c की पावर 5 डिवाइडेड बाय 243। अब मैं क्या करूँ, 252 को मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस के 32 से और डिवाइड जो आंसर है उसको डिवाइड कर दूँ 243 से। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा t की इक्वल टू 6 इक्वल t6 इक्वल टू माइनस का 896 डिवाइडेड बाय 27 b की पावर 5 और c की पावर 5। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप के समझ आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी था। मिडिल टर्म निकालनी थी इसके अंदर। बेसिकली जैसे हमने मिडिल टर्म, अगर इवन नंबर होता है तो एक ही मिडिल टर्म आती है, ऑड होता है तो मैंने आपको तरीका बता दिया, फार्मूला भी बता दिया। एमसीक्यूज़ में भी ये पूछा जाता है कि भाई मिडिल टर्म निकाल के दो। तो जो है वो 6 आ गई मेरे पास, 6 आई। फिर उसके बाद हमने जनरल टर्म का फार्मूला लगाया ताकि हमें वो टर्म एग्जैक्टली पता चल सके कि वो क्या थी। तो t5 + 1 इक्वल टू 10c5, b की पावर में 10 - 5 माइनस का 2c/3 की पावर 5, और यहाँ से मेरे पास t6 जो है मैंने निकाल लिया। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो इन्वर्स फाइंड करना है, और बोर्ड में लाजमी सवाल आता है भाई इन्वर्स फाइंड करने के लिए। सो हाउ वी कैन फिगर आउट दिस क्वेश्चन। आपको 2-3 इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि जो हमें बचपन से सिखाए गए कि भाई अगर y की पावर में -1 है तो वो 1/y के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं f की पावर में -1 है वो 1/f के बराबर हो जाएगा, ऐसा ही है ना भाई। तो अब मैं अगर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाऊँ तो -36 जो है मुझे निकालना है, सही है। तो अगर मैं इसको इक्वल टू y कर दूँ तो अब मैं इक्वल टू y करूँगा और अब मैं इस पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊँ तो अब देखो क्या हो जाएगा। 36 ये f इन्वर्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो गया, ठीक है। और जब ये f इन्वर्स ऊपर आएगा तो ये -1 + 1 हो जाएगा। तो f ऑफ y जो होगा मेरे पास वो 36 के इक्वल आ जाएगा, ऐसा ही है ना भाई। f y का फंक्शन 36 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब जो मुझे टर्म दी है वो दी है 5 f ऑफ x इक्वल टू माइनस का 5x + 1, ये दिया हुआ है मुझे। अब मुझे अगर मैं यहाँ पे किसी तरह y ले आऊँ तो मुझे पता है कि मैं f ऑफ y की जगह 36 पुट कर दूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस y लाने के लिए ज़ाहिर सी बात है अब यहाँ जहाँ x है वहाँ y पुट करवा दूँगा। तो f ऑफ y इक्वल टू माइनस का 5y + 1 हो गया। f ऑफ y की जगह 36 आ जाएगा। तो 36 इक्वल टू माइनस का 5y + 1, और यहाँ से अगर मैं निकालूँ y की वैल्यू तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 5y इक्वल टू 36 - 1, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू -7, राइट। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y इक्वल टू -7। अब इस y की वैल्यू का जब आप ओरिजिनली यहाँ पुट करवा दोगे, f ऑफ जो है वो हमारे पास जो सबसे पहले हमने निकाली थी, सॉरी ये चीज़ जो निकाली थी, तो f इन्वर्स माइनस का 36, f इन्वर्स 36 किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के इक्वल आ जाएगा। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आई होप के समझ आया होगा, बस इन्वर्स निकालना था और ये दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई सिंपली, ठीक है। तो f ऑफ y को पहले x या y पुट करा, f ऑफ y की वैल्यू निकाली, इस y की वैल्यू को इक्वेट करवा दिया अपनी ओरिजिनल जो इक्वेशन बनती है हमारे पास सबसे पहली वाली जो हमने सवाल से बनाई थी, तो उससे इक्वेट करवा दिया और हमारे पास आंसर आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11। भाई ट्रिग्नोमेट्री मेरी फेवरेट चीज़ आ गई है भाई, और इसके मैंने फार्मूलाज आपको काफ़ी ज़्यादा रिवाइज भी करवाए थे, याद भी करवाए थे क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो। तो इसकी जो आइडेंटिटीज़ है वो जो यूज़ हो रही है इस सवाल के अंदर वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि शो डेट का सवाल यही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा पेपर आता है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। तो प्रूफ डेट के आपने सारे सवाल करने हैं भाई, क्योंकि इसके अंदर पहले से आंसर पता होता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि भाई आप प्रूफ डेट वाले सवाल करो, क्योंकि इसमें से पहले आपको पता है, इसमें पहले से आपको पता होगा कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, या इसमें कोई अनप्रिडिक्टिविटी नहीं होगी, राइट। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको ये अलाइड एंगल्स पता होने चाहिए कि sin 90 - θ अगर मैं कर रहा हूँ तो वो cos θ की इक्वल है, cos 90 - θ कर रहा हूँ तो वो sin θ के इक्वल है, cosec 90 - θ कर रहा हूँ तो वो sec θ के इक्वल है। इसी तरह sec 90 - θ कर रहा हूँ तो वो cosec θ के इक्वल है, और sec θ का रेसिप्रोकल cos होता है, cosec θ का रेसिप्रोकल sin θ होता है, और sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ इक्वल टू 1। ये तो 9th क्लास से बड़ी मशहूर आइडेंटिटी आपने पढ़ी ही होगी, राइट। सो अब हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस ऑन दिस साइड। अब जाहिर सी बात है मैं 1 वाली साइड तो ले नहीं सकता, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये बड़ी साइड मुझे दिख रही है तो मैं इसको ही ले लूँगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जो भी बड़ी साइड होती है आपने वो लेनी होती है, क्योंकि उसमें सिंप्लीफिकेशन करना आसान होता है। तो sin 90 - θ, राइट, sin 90 - θ की जगह मुझे पता है कि cos के बराबर है, तो यहाँ cos लिख देता हूँ, बिल्कुल लिख दें सर, डिवाइडेड बाय cosec 90 - θ किसके बराबर है बच्चों, sec के बराबर है। तो देखो फॉर्मूले पता है तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का खेले, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल इसलिए लग रही होती है क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उनको फॉर्मूलाज याद नहीं होते, राइट। तो जब भी मैंने फॉर्मूला सामने ही लिख दिया आप लोगों के,
ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो cos 90 माइनस थीटा सेक थीटा साइन थीटा का इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है बच्चों, कोसेक थीटा का इक्वल है, तो ये कोसेक थीटा आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सेक थीटा किसके इक्वल था, सेक किसका रेसिप्रोकल था, कॉस का रेसिप्रोकल था ना, तो कॉस थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा सेक थीटा बराबर आ जाएगा 1/cos थीटा के। इसी तरह कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था, साइन का ही रेसिप्रोकल, तो 1/sin थीटा आ गया। अब जब ये डिवाइड में होता है तो आपको पता है कि इसको जब हम मल्टीप्लाई में लाते हैं तो ये कल्टी खा के ऊपर चले जाएगा और ये भी कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। ऐसा ही है बच्चों। और यहाँ पे जब कॉस इंटू कॉस होगा, कॉस इंटू कॉस होगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सही है। इसी तरह 1 तो लिखते नहीं है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब ये चीज़ तो बड़ी मशहूर आइडेंटिटी आपकी टीचर ने 9th क्लास में बताई थी आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, और यही तो हमें लाना था, राइट हैंड साइड पर हमें 1 ही लाना था, तो डेट्स हाउ द थिंग्स वर्क। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी 1 = 1। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने देखें फार्मूला लगाया है यहाँ पे, हैंस प्रूव ईजीएस्ट शिट। तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू लर्न मेमोराइज द फार्मूलाज तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ कप ऑफ टी फॉर यू फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, राइट। सो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में पता नहीं क्यों बच्चे इतने घबरा जाते हैं, फार्मूलाज उनको याद नहीं हो रहे होते, उनकी जो है वो बेसिक्स क्लियर नहीं होती। सो यही चीज़ है, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर होती रहेंगी तो आप लोग चलते रहेंगे। सो वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने हुए जो बच्चे उनको सलाम है भाई, क्योंकि 1 घंटे तक इतना फोकस रहना, आप लोग लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। सो मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 12, राइट। सो इस सवाल में क्या बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब बढ़ते हैं। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन से रिलेटेड, जो मैंने सॉल्व करवाए थे। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है और इसी के अंदर हम लॉ ऑफ साइन और कोसाइन यूज़ करेंगे। हालांकि उसने बोला हुआ नहीं है, लेकिन हमें चीज़ें निकालने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह भी जो है वो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। सो इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ y यूनिट्स लॉन्ग, राइट, अनदर साइड इज़ 3 times long as the and the angle between the two side measure is 35 degree, find the measure of other 2 angles and the third side। 2 एंगल निकालने और एक साइड निकालनी है। चलो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, अपना प्यारा सा एक ट्राइंगल अगर हम बनाएं यहाँ पर, तो देखें मेरा ट्राइंगल बन गया है खुद ही। सो अब एक साइड क्या बोल रहा है वो कि भाई y यूनिट्स है, तो मैं इस साइड को अगर मैं y ले रहा हूँ तो मैं इस साइड को बोल देता हूँ y, और दूसरी साइड वो क्या बोला है 3 times लॉन्ग है, तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या हो जाएगी 3y हो जाएगी। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है भाई। तीसरी साइड जो है वो हमें गिवन ही नहीं है, तो वो निकालनी है। अगर मैं इस साइड को a के इक्वल ले लूँ, इस साइड को मैं a के इक्वल ले लूँ तो ये हो जाएगा a = 3y। इस साइड को मैं b के इक्वल ले लूँ तो b = y, और इस साइड को मैं इस साइड को मैं c ले लेता हूँ और इस साइड को मैं b ले रहा हूँ, जो कि निकालनी है, राइट। तो हमें b निकालना है, जबकि c और a हमें पता है, ऐसा ही है। और उसने हमें एक एंगल भी बताया हुआ है। अब एंगल जो है वो बिटवीन 35 डिग्री है, ठीक है, तो इसको मैंने 35 डिग्री ले लिया। अब जो साइड्स हैं उनकी सामने एंगल होते हैं, मतलब लेट्स सपोज ए है ना, तो ए के अपोजिट साइड अल्फ़ा आ जाएगा, सी के अपोजिट साइड गामा आ जाएगा, और बी के अपोजिट साइड बीटा आ जाएगा। इसका मतलब बीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है जो कि 35 डिग्री है। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई 35 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई 3y, सी की वैल्यू आ गई y, और बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अल्फ़ा जो है वो हमें अल्फ़ा निकालना है और गामा निकालना है, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ आपको डाटा समझ आ गया होगा, ये सारा जो डाटा मैंने निकाला है ये किस तरह बना है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स हाउ वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। सो ये डाटा तो बन गया भाई। अब क्या करना है, जब मुझे यहाँ पर 2 साइड पता हैं और एक एंगल पता है, राइट, मुझे 2 साइड्स पता हैं और एक एंगल पता है, तो मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूँ। हाँ सर निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, लॉ ऑफ कोसाइन से ईजिली निकल जाएगा। लॉ ऑफ कोसाइन कब यूज़ होता है, जब हमें या तो कोई 2 लेंस पता हो और हमें तीसरी 2 लेंस और एक एंगल पता हो, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन से ईजिली निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे ना। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट लॉ ऑफ कोसाइन, आपको याद करने का बहुत ईजी तरीका बताता हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास a स्क्वायर है ना भाई, अगर मेरे पास यहाँ a स्क्वायर है, तो a के बजाय कितनी 2 साइड्स रह गई, b और c रह गया, तो b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2bc, और जो साइड ली है मतलब जो उसके इक्वेट किया उसके सामने एंगल, मतलब ए का एंगल क्या होगा, अल्फ़ा होगा ना, तो कॉस अल्फ़ा, इस तरह याद कर सकते हो। लेकिन अभी हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें बी नहीं पता, बी हमें निकालना है, सी पता है और ए पता है और एक एंगल पता है, तो मैं या तो सी वाला निकाल सकता हूँ या बी वाला निकाल सकता हूँ। तो बी निकालने के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, बी के बजाय अब कितनी बच गई, बी को हटा के कितनी बच गई, ए बच गया a स्क्वायर और सी बच गया, तो प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2ac, और बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बीटा होता है तो कॉस बीटा आ गया,
ठीक है। तो इसी तरह सी का भी आप निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू, सी के बजाय कितनी बच गई, ए और बी बच गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस गामा, क्योंकि सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल गामा होता है। अब इन तीनों में से कौन सा यूज़ करना पड़ेगा भाई, बी निकालना है तो बीच वाला यूज़ होगा, सही है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू 3y है, तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर सी की वैल्यू कितनी है, y है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ac, तो 2 इंटू ए 3y और c इन y कॉस बीटा कितना है 35 डिग्री गिवन है, राइट। तो यहाँ से बी स्क्वायर निकल जाएगा, ये हो गया 9y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर कॉस 35 डिग्री, राइट। सो बी स्क्वायर की जो वैल्यू मेरे पास सिंप्लीफाई करके आ रही है वो आ रही है 5.085y स्क्वायर, और यहाँ से मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा ताकि बी सिंपल आ जाए, तो वो हो जाएगा 2.25y। तो हर बी निकल गया, ठीक है। अब क्या रह गया, अब एक अल्फ़ा रह गया निकालने को और एक गामा रह गया निकालने को। साइड तो हमने निकाल ली, ठीक है, 2 एंगल रह गए। तो अब कैसे निकलेगा भाई, तीनों साइड पता है और 2 एंगल निकालने हैं। तो जब तीनों साइड्स पता हैं तो मैं दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन लगा के एंगल के लिए इक्वेट करवा के निकाल सकता हूँ। तीनों साइड पता है तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, ए स्क्वायर इक्वल टू कौन कौन से बच गए, बी स्क्वायर प्लस बी और सी बचा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, इन दोनों का प्रोडक्ट, और कौन सा एंगल लेते हैं जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा बच्चों, अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें बी पता है, सी पता है, ए भी पता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3y स्क्वायर, राइट, और यहाँ से बी की वैल्यू अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है 2.25y का होल स्क्वायर प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल y आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू 2.25y इंटू वाई कॉस एल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू 2.25 का जो है होल स्क्वायर होगा वो कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.0625y स्क्वायर, माइनस का इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 4.5y स्क्वायर कॉस एल्फ़ा, राइट। तो ये चीज़ इधर प्लस हो रही है, वहाँ आगे माइनस हो जाएगी, तो 9y स्क्वायर माइनस का 6.0625y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4.5y स्क्वायर कॉस एल्फ़ा, राइट। अब यहाँ पे जो है वो इसको माइनस करवा दो तो ये बन जाएगा 2.935y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4.5y स्क्वायर कॉस एल्फ़ा। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और अगर मैं -4.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, कॉस एल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2.935 डिवाइडेड बाय माइनस का 4.5, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स माइनस का 0.6522 इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू 130.707 डिग्रीज़। ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा भी हमें पता चल गया और गामा बीटा भी पता है, अल्फ़ा भी पता है, साइड भी निकाले। अब तीसरी एंगल निकालना है, राइट। सो अब जो नल्ला बच्चा होगा ना जिसने जो है वो फजूल जो है वो टीचर से पढ़ा होगा तो उसको वो क्या करेगा, वो दोबारा से यही फार्मूला लगाएगा, इतना बड़ा लॉ ऑफ कोसाइन का लगा के गामा निकालेगा। लेकिन जो मेरे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया तो उनको मैं बता चुका हूँ भाई कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है अगर ये दोनों साइड्स में से इन तीनों में से कोई भी दो पता है, या तो अल्फ़ा बीटा पता है तो गामा आ जाएगा, बीटा गामा पता है तो अल्फ़ा आ जाएगा। अगर मुझे अल्फ़ा और गामा पता है तो बीटा, यानी दो अगर कोई भी मुझे एंगल पता है तो तीसरा एंगल ईज़िली मैं इससे चुटकियों की तरह बजा के निकाल सकता हूँ। लेकिन जो दूसरे जो होंगे नल्ले बच्चे जिन्होंने जो है वो ट्यूशन वाली बाजियों या बाजों से पढ़ा होगा तो उनको जो है वो क्या करेंगे, वो दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, सर ये ए स्क्वायर था ना तो अब मैं यूज़ करूँगा सी स्क्वायर, यहाँ से मैं कॉस गैमा निकाल लूँगा क्योंकि मुझे सी भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है। तो भाई अकल के अंदर बोर्ड में इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, तो हमें टाइम इफेक्टिव भी सॉल्यूशन चाहिए। तो अल्फ़ा पता है, अल्फ़ा की जगह पुट करवा दो 130, ठीक है, 130.707 डिग्री प्लस बीटा की जगह 35 पुट करवा दो प्लस का गामा इक्वल टू 180 डिग्रीज़, ठीक है। तो गामा इक्वल टू 180, ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो माइनस अगर मैं इसको करवाऊँ तो हमारे पास जो है वो
कितना आएगा अगर मैं कैलकुलेटर से माइनस करवाऊँ। सो 130.707 डिग्री प्लस माइनस का 35 अगर मैं करवाऊँ तो गामा की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ रही है 14.635 डिग्रीज़। सो डैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। भाई हमने साइड्स भी निकाल ली, दोनों एंगल भी निकाल लिए। ठीक है, जल्दी से इसका कोई रिवीजन दे दूँ तो भाई व्हाट प्रॉब्लम गिवन थी, जब हमें पता होता है कि भाई हमें दो साइड्स कोई भी या एक एंगल पता हो तो हम तीसरी साइड ईजिली निकाल सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन लगा के, क्योंकि इसके अंदर तीसरी साइड इक्वल होती है दो साइड्स के सम के स्क्वायर के और फिर प्रोडक्ट के और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमें जो है वो बीटा पता था, ए और सी पता था, तो मैंने यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली लॉ ऑफ कोसाइन लगा कर। ठीक है, बी की वैल्यू निकाल ली, बीटा 35 था, ए और सी 3y वाई थे, तो वाई इन टर्म्स ऑफ वाई बी आ गया। फिर उसके बाद मुझे जब बी पता चला तो मैं दूसरी जो साइड एंगल होगा, अब एंगल अल्फ़ा गामा दो बचे थे, अब मैं इन दोनों में से मुझे बस एक निकालना है, तीसरा तो आ जाएगा 180 में से माइनस करवा के। तो एक निकालने के लिए मैंने दोबारा से लॉ ऑफ कोसाइन लगा दिया, क्योंकि अब मुझे तीनों साइडें पता है, ए बी सी तीनों पता है, तो मैं एंगल के लिए एक वेट करवा के अल्फ़ा निकाल लूँगा। तीनों मैंने पुट करवाए, अल्फ़ा मेरे पास आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा मेरे पास आ गया 130.707 डिग्री। अब जो है मैंने आपको बताया कि दूसरा जो बच्चा होगा वो दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन लगाएगा गामा के लिए, मतलब वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेगा यहाँ पे, ये वाला, ये जो फार्मूला है ना कि भाई सर मुझे सी ए बी तो पता है, मैं गामा निकाल लूँगा। अब तो भाई मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया भी है कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री के बराबर है, तो वो गामा की वैल्यू ईजिली निकाल लेंगे इन दोनों को 180 में से माइनस करवा के। सो डैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अभी तक जो बच्चे वीडियो में मेरे साथ बने हुए हैं भाई उनके लिए अलग से इनाम है। भाई बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, और टॉप 1% में आप लोग आ चुके हो, क्योंकि जो भी छोड़ने वाले बच्चे थे वो जा चुके होंगे शुरू की 10-20 मिनट में। अगर आप अभी तक हो तो अभी जो वीडियो का टाइम मैं देखूं तो 1 घंटा 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अगर आप अभी तक हो तो भाई सैल्यूट है आपके ऊपर और आपके पेरेंट्स के ऊपर कि आप अपनी पेरेंट्स को ड्रीम्स के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। आप लोग बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये भी क्वेश्चन चैप्टर 12 से उठाया गया है। इसके लिए आपको बस 2-3 फार्मूलाज पता होने चाहिए, जो मैंने अपनी क्लास के अंदर आपको बताया था कि आर जो होता है वो एरिया अपॉन एस माइनस। इस एरिया में मैं कलर कर देता हूँ, कलरिंग अच्छी लगती है चेकर को। और जो हमारे पास कैपिटल आर का फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है ए बी सी ओवर 4 एरिया। ठीक है, और इस एरिया में दोबारा से हम कलर कर देंगे, राइट। तो अब यहाँ पे मैं वाली साइड लूँगा जहाँ पे मैं फार्मूलाज अप्लाई करना आसान है। मुझे पता है मैं यहाँ पे ए बी बी सी सी है, ये क्या अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसी की तैसी इनकी उठा के फेंको इनको। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आर और कैपिटल आर है, इन दोनों की जगह मैं फार्मूलाज अप्लाई कर दूँगा। कुछ ना कुछ खेलम खालियाँ करके मैं कुछ ना कुछ तो कर ही दूँगा। तो मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, राइट। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली और मैंने यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई कर दिया। तो 1/2 आर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया अपॉन एस माइनस एरिया अपॉन एस, और कैपिटल आर की जगह क्या आ जाएगा, ए बी सी अपॉन 4 एरिया, राइट। और अब मैं देखो तो यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि एरिया से एरिया कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो मेरे पास क्या बन गया 1 अपॉन ए बी सी अपॉन 2s। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब डिवाइड में दो चीज़ होती है तो कल्टी खा के ऊपर चले जाता है, तो ये हो जाएगा 2s अपॉन ए बी सी। और मेरे प्यारे शागिर्दों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आपको याद हो तो एस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, और अगर मैं यहाँ से 2 को इधर भिजवा दूँ तो ये हो जाता है 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा ही है ना भाई, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है बच्चों, आपके सर आपके साथ हैं, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस 2s की जगह क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ? जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ भाई, क्या लिख दूँगा, ए प्लस बी प्लस सी ओवर ए बी सी, राइट। अब कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, अब कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट आ गए, इस तरह कुछ ना कुछ तो बन रहा है, मुझे दिख गया, मोटिवेशन मिल गई भाई थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे देखूँगा तो ए मैं एलसीएम ब्रेक कर सकता हूँ। मैं ए बी सी के नीचे ए अपॉन ए बी सी कर दूँ, एलसीएम ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो सेम थिंग्स हैं वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन ए बी सी प्लस का सी अपॉन ए बी सी, ए से ए कैंसिल हो गया तो ए बन गया 1 ओवर बी सी, बी से बी कैंसिल हो गया तो ये बन गया भाई 1 ओवर ए सी, और सी से सी कैंसिल हो गया तो ये बन गया 1 ओवर ए बी। सो यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों। ठीक है, 1 ओवर ए बी, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। सो हैंस प्रूव्ड हो गया भाई एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो बच्चों की तरह हमने सॉल्व कर लिया भाई, ईजीएस्ट शिट। जिसने जो है वो मेरे लेक्चर सही से सुने हैं तो उसको ये बहुत ईजिली समझ आ गया होगा क्या मुश्किल था इसके अंदर। हमारे मुल्क के बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन था ये। तो आर को जो है मैंने एरिया अपॉन एस में खोल दिया, कैपिटल आर को ए बी सी अपॉन 4 एरिया में खोल दिया, और यहाँ से एस की जो
फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, तो यहाँ से 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, और यहाँ पे बस हमने यही स्विच किया कि 2s की जगह हमने ए प्लस बी प्लस सी खोला और एलसीएम ब्रेक करके हमने आंसर निकाल लिया। सो डैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। भाई मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर जस्ट वन क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम योर 90s मार्क्स इन यू फॉर गेटिंग 90 मार्क्स इन योर मैथ एग्जाम, राइट। आप बहुत ज़्यादा भाई मेहनत कर रहे हो, आप लोग को दिल से सलाम है, इतना मैं आपको अप्रिशिएट करूँ कम है भाई, मेरे प्यारे शागिर्दों। सो मूविंग टुवर्ड दी लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो फंक्शन का, ग्राफ वाला सवाल है भाई। ग्राफ का सवाल बोर्ड में लाजमी आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस पॉइंट को कहते हैं, लेट्स सपोज ये एक लाइन आ गई मेरे पास, ये दूसरी लाइन आ गई। अब जहाँ पे ये कट हुई है ना, जहाँ पे इनकी इंटरसेक्शन हुई है, जहाँ पे ये मिली हैं एक दूसरे से, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं भाई, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बताने हैं, यानी एक्स कॉमा वाई फाइंड करना है। वो ग्राफ से फाइंड होगा। एक हम लाइन बनाएंगे ग्राफ की, जो कि ये वाली लाइन होगी, दूसरी ये वाली लाइन होगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ एक्स कॉमा वाई निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ के लिए क्या करता हूँ, जल्दी से वैल्यूज़ पुट करना शुरू करता हूँ। ग्राफ आप खुद बना लेंगे, मैं वैल्यूज़ आपको बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बल्कि मैं बता देता हूँ क्या होगा इसका। तो अगर मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू देखो मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 + 4, जो कि 4 आ गया, ठीक है। तो 0,4 कोऑर्डिनेट आ गए। एक तो ये ग्राफ में आपने प्लॉट कर लेना, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4। उसके बाद जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, लेट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 आ जाएगी। डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब जब लेट करोगे x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। इसमें पुट करना है, ये जो x + 4 है ना बच्चों, कहाँ चला गया x + 4, इसमें पुट करना है आपने। तो यहाँ पे ही मैं पुट कर रहा हूँ। अब मैं करूँगा लेट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये वाली मैंने 3 पुट करवा दी, मतलब 6 वैल्यूज़ इनफ है। अब मैं दूसरी की तरफ जाता हूँ, g ऑफ x की तरफ। तो g ऑफ x जो होगा ना बच्चों मेरे पास, जो g ऑफ x यानी y इक्वल टू x² माइनस का 6x + 1। तो अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू भी मुझे 10 मिल रही है, ठीक है। डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मेरी चार्जिंग लो हो रही है। तो x इक्वल टू 1 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू 5 मिल रही है। ये देखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया भाई बच्चों, क्योंकि मैंने जब 1 पुट किया था तब मुझे 5 मिली थी यहाँ पे इस लाइन में भी, और जब मैंने इस लाइन में भी x इक्वल टू 1 पुट किया तो मुझे यहाँ पे भी 5 मिली। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं PI आपको बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि आ रहा है 1,5। अब जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1,5 ही आएगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट था ये आ गया 1,5। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अभी ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं, वरना मैं प्लॉट करके भी आपको दिखा देता। तो दोनों लाइनों का जो कॉमन पॉइंट था वो 1 पे पुट करने में 5 मिला, इधर भी 1 पुट करने में 5 मिला। इसका मतलब यही हमारा क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब आपकी जब लाइन बनेगी एक ऐसी लाइन, दूसरी लाइन एक ऐसी बनेगी, तो ये जो पॉइंट आपको मिला इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y की वैल्यूज़ क्या होंगी बच्चों, 1,5 होंगी। सो डैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वन शॉर्ट वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, दिल से पसंद आई है, तो भाई मुझे दिल से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कहते हैं हम मैथ्स में फेल हो जाएंगे। उनको बस ये गारंटी दे दो कि भाई ये वीडियो देख लो सिर्फ, और तुम इंशाल्लाह 80 to 90% मार्क्स आराम से ले सकते हो। सो अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। जिसने ये वीडियो देखी है पूरी मेरी, उसको जो है वो दिल से सलाम है। और आप लोग भी मुझे मेरे लिए दुआएं करो भाई, कि मैं जो अचीव करना चाहता हूँ ज़िंदगी में वो मैं जल्द से जल्द कर लूँ। क्योंकि देखें आप लोग के लिए कितनी मेहनत करी है, अभी फजर से उठा हूँ और ये सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस पर मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, ना कोई पैसे ना कुछ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या मकसद है कि भाई आप लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, आप लोग के दिल से जो दुआएँ निकलेंगी, आपके माँ बाप जो दुआएँ देंगे वो डायरेक्ट मेरे लिए मेरे हक़ में बेहतर होंगी। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, बहुत शुक्रिया आप लोग का वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं फिर। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं फिर सेक्शन C लॉन्ग के लिए भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। सो जो है वो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के अंदर। अब मुझे भी इजाज़त दें, अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दें, और जो है वो अपने सर के लिए आप दुआएं करें। सो डैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।